9:33 होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें करनी है, क्वेश्चंस करने। एक मैंने आपको कहा था कि IS-23 है जो कि बोरोइंग कॉस्ट का IS है, ठीक है। IS-23 बोरोइंग कॉस्ट का है, उसके ऊपर हम एक सवाल करते हैं पहले। मैं आपके सामने स्क्रीन करने लगा हूँ शेयर, जस्ट अ मिनट। या अब मुझे बताइएगा, आप जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो आप बताइएगा मुझे, कैन यू कैन एबल टू सी द स्क्रीन? कैन यू पीपल सी द स्क्रीन राइट नाउ? यहाँ पर बता दें मुझे, इन द चैट बॉक्स बता दें स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, दैट्स फाइन। ये स्क्रीन आपके सामने आ रही है, ये देखें, ये IS जो है 23 का क्वेश्चन है। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर बताया था, इससे पहले जो मैंने क्लासेस ली उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसके अंदर IFRS और IS से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर आपने IS, ये देखें, ये सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है, अंडर IS-23 बोरोइंग कॉस्ट। अगर आपने ये IS, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ा आपने IS, तो आप मुझे बताइए हाउ कैन यू एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन? आप इसको सॉल्व कर नहीं पाएंगे आप, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अकाउंटिंग के अंदर IS और IFRS को डिटेल्ड पढ़ें और उसके नोट्स आप बनाएं, ठीक है। ये अब आपके सामने एक सवाल है, पहले हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं इस पे, ठीक है। सवाल क्या है? White Limited engaged in the construction of a small township. It announced a new township with a name and style of Ashiana, ठीक है। आशियाना एक नाम है, ठीक है। The estimated cost of the project is, cost of the land आपको दी हुई है 180 million दी हुई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको दी हुई है 100 million। ये आपको दो कॉस्ट दी हुई है, लैंड की कॉस्ट दी हुई है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट दी हुई है। The company planned to finance the project through the shareholders equity, ठीक है। जो कंपनी फाइनेंस करने जा रही है वो शेयर होल्डर इक्विटी के थ्रू फाइनेंस करने जा रही है। बैंक लोन्स एंड डाउन पेमेंट, यानी कि आपके पास स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, शेयर होल्डर की इक्विटी भी होगी, बैंक लोन्स भी होंगे, डाउन पेमेंट्स भी होंगी जो कि बायर से आप लेंगे। The land required for the project was in the possession of the company and had been acquired in 2003। जो ये लैंड है वो कंपनी के पोजीशन में 2003 में जो उसने एक्वायर किया था। The construction started on January 1st, 2006 and completed on November 2006। आप देख रहे हैं तकरीबन 9 महीने का प्रोसेस, यानी कंस्ट्रक्शन आपने स्टार्ट की जनवरी 1 में, बल्कि 11 महीने आपने जनवरी में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और वो कंप्लीट हुई नवंबर 30th 2006 ऑफ द सेम ईयर। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई उसी साल में एंड हो गई, तो 11 महीने हो गए। अब कंस्ट्रक्शन वाइज आपको कॉस्ट दी हुई है, वो कॉस्ट आपको क्या दी हुई है, ये डेट्स हैं, ठीक है। डेट ऑफ बिल्स ये हैं, पर्टिकुलर्स आपके ये हैं। और आपकी जो है डॉक्यूमेंटेशन पे पहली कॉस्ट आई फरवरी 2006 के अंदर 2.5 मिलियन, लैंड प्रेपरेशन 13.5 मिलियन, स्ट्रक्चरिंग कॉस्ट 50 मिलियन, फिनिशिंग 38.5 मिलियन। ये आपको कॉस्ट दी हुई है, जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है। ऑल द अबव बिल्स वर पेड ऑन द सेम डेट, सारे बिल्स सेम डेट पे पे हुए एक्सेप्ट फॉर 15 मिलियन इंक्लूडेड इन द फिनिशिंग कॉस्ट। यानी जो इसमें फिनिशिंग कॉस्ट 38.50 में इंक्लूडेड है, ये आपने सब्सिक्वेंट ईयर में, मगर आपने स्टार्टिंग में ही पे कर दी, जनवरी में आपने पे कर दी, मगर सब्सिक्वेंट ईयर में, यानी तकरीबन आपने एक महीने के बाद आपने पेमेंट की। अच्छा, फंड्स वर अरेंज एज अंडर, ठीक है। फंड्स आपने कैसे कैसे जो है ना अरेंज किए, ये आपको पता है, हर जगह से फंड आपको एक ही कॉस्ट के ऊपर तो मिलेंगे नहीं। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इफ यू आर गोइंग टू एक्वायर द फंड, इट वुड हैव अ डिफरेंट मार्कअप एंड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो आपने शेयर होल्डर इक्विटी है उस पे यील्ड आपको देना है, 30% देना है। और आपको पता है कि अगर आप नहीं देते, इतना नहीं देंगे, तो शेयर होल्डर अपने फंड्स को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। जब फंड्स नहीं रहेंगे तो आप बिजनेस कैसे करेंगे आप? तो आपको, वो स्टेक होल्डर्स हैं, आपको उनकी कॉस्ट आपको ये पड़ती।
इसी तरह बैंक लोन ए है, बैंक लोन बी है। बैंक लोन आप 30 मिलियन ले रहे हैं, बैंक लोन बी आप ले रहे हैं 40 मिलियन, और इसके ऊपर मार्कअप है 12% और 18% का मार्कअप है। ठीक है, क्या डाउन पेमेंट डीपी जो आपने की है विद नो फाइनेंशियल कॉस्ट, आपको पता है डीपी जब आप पे करते हो, गाड़ी आप एक्वायर कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और आपने डीपी पे की है, डाउन पेमेंट पे की है, तो वो आपके टोटल यानी कि लाइबिलिटी में से कम हो जाती है, जो आपकी रेस्ट होती है लाइबिलिटी, उसके ऊपर मार्कअप लगता है। अब ये कह रहे हैं यार वेटेड एवरेज, आपने वैक पढ़ा होगा, आपने जो है ना WACC, ठीक है वो, ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने पढ़ा होगा। तो अब कोई आप ले रहे हो 12% पे, कोई 18% पे, तो अब हम देखेंगे कि आपने क्या मालूम करना है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट आपने मालूम करनी है, दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड। आपको पता है जो आपकी बोरिंग कॉस्ट होती है इनिशियल, वो कैपिटलाइज होती है, और IS-23 में वो कैपिटलाइज की कंडीशंस आपको कैटेगोरिकली और क्लियरली बताई गई हैं, और ये एग्जाम में आ चुका है कि आपने ये कॉस्ट को कैपिटलाइज अगर करना है, बोरिंग कॉस्ट को, तो आप कैसे करेंगे, व्हाट आर द कंडीशंस। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एग्जाम के अंदर बैठोगे, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग ये पढ़ के ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब हम ये सवाल करने जा रहे हैं बेसिकली। अच्छा, एक दफा मैं इसको अपने तौर पे पहले 23 से स्कैन कर लूं। ठीक है, ये देखें, यहाँ तो हमें यहाँ पर तो हमें बता भी दिया कि यार ये जो कॉस्ट है आपकी, आपकी ये जो आपका है, ये IS इस्तेमाल हो रहा है 23, मगर अगर ये नहीं होगा तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये हम कौन सा IS हम यूज कर रहे हैं, हम कौन सा IS इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस पे कौन सा ISI या फिर IFRS यूज होगा। अच्छा, मेन चीजें हम कर लेते हैं, डेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो हमारी कॉस्ट जो है ना इनकर्ड हुई है, हम मेन काम कर लेते हैं। वो मेन काम हम ये कर लेते हैं, जो हमारे पास आउट ऑफ टेबल है, मैं उसमें से यहाँ पर बना रहा हूँ मेन चीजें। पहले मैं लेके चल रहा हूँ, टेबल 1 को लेके चल रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे पास है, गिवन है, तो वो मैं छोड़ रहा हूँ। जैसे मेरे पास डेट ऑफ बिल्स ऑलरेडी है, पर्टिकुलर्स भी मेरे पास हैं, फंड्स मेरे पास फंड्स मेरे पास आ रहे हैं कि जो है ना इक्विटी फंड्स कौन से हैं, और मेरे पास जनरल फंड्स कौन से हैं। यानी मैंने एक फंड का नाम रखा जो है ना इक्विटी फंड, दूसरे फंड्स को मैंने कह दिया जनरल कर दिया, जनरलाइज कर दिया, यानी ये मेरे पास फंड की टाइप आ गई। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्सपेंडिचर्स हमारे क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
ओ मेरा मतलब माइक ऑफ था मेरा। अच्छा, माइक मेरा ऑफ था। अब आप लोग आवाज आ रही है मेरी? मैं एक दफा फिर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये चैट। ठीक है, अब आपको आवाज आ रही है? ठीक है, ये हो गया 12% हुआ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ वेट। ठीक है, वेट लिख दिया मैंने, वेटेज कह दें आप, वेटेज। क्योंकि ये मार्च का है तो मार्च से आप काउंट करें ना, मार्च से अप टिल नवंबर, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो ये बनते हैं 9 महीने बनते हैं बेसिकली। ठीक है, मार्च से अगर आप काउंट करें तो मेरा बेसिकली जो वेट बनेगा ये बनेगा 9/12 बनेगा। ठीक है, 9/12 बनेगा ये मेरा। मैं यहाँ पर तो ये लिख देता हूँ 9/12। जी, लोन मिलियन 30 मिलियन है, बिल्कुल ऐसा ही है। 30 मिलियन है, सही है, 30 मिलियन, यस यू आर राइट। 30 मिलियन। और ये भी मेरा सेम है, ये मैंने ले लिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मैंने वेटेज कैलकुलेट किया, तो वेटेज मैं कैलकुलेट अगर करूं यहाँ पर, ये यानी मैं कर रहा हूँ कैलकुलेट वेटेड बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया, शॉर्ट लिख दिया। ठीक है, ये है वेटेड बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, अगर मैं ये लूं दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 9/12। एक सेकंड। ये मेरी आ जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पर एक कॉलम अगर ऐड कर लूँ यहाँ पर, ताकि आपको यहाँ पर, और इसका नाम मैं दे दूं Ctrl+X Ctrl+V, और मैं इसको नाम दे दूं ताकि आपको अलग अलग पता चल जाएगी कि ये हमारी है बोरिंग कॉस्ट जो है ना, इनकर्ड, इनकर। और ये मैंने ले लिया फॉर्मेट से। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज का बड़ा कर दूं मैं जनरली। ठीक है, और ठीक है, अब हमें, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जो मेरी बेसिकली कॉस्ट मेरी आ रही है, बोरिंग कॉस्ट जो मेरी बनेगी, वो बनेगी मेरी, कैलकुलेट कर लूँ मैं, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। 30, 30 तो यहाँ मैं ले लेता हूँ इक्वल्स टू, equals to this multiply by 9/12, F2। ये मेरा अमाउंट क्यों इसमें आ रहा है, हैश में क्यों आ रहा है ये? एक मिनट दीजिएगा, ये मेरा एक्सेल को मैं एक दफा दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ। दिस वैल्यू 30 मल्टीप्लाई बाय 9/12। अच्छा, ये कस्टमाइज इसलिए आ रहा है, नंबर्स के अंदर ले लो, और अब लेते हैं दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 9/12। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके।
अच्छा, ये कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और ये अगर हम करें, एक सेकेंड, ये मैंने फाइंड कर लिया। अच्छा, अब मुझे ये चाहिए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ये देखें, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये वाली वैल्यू जो मैं आपके सामने ये हाईलाइट कर रहा हूँ वैल्यूज, ये ऑलरेडी मेरे पास सवाल के अंदर है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, अगर आप देखें फॉर्मूला देखें, तो बेसिकली मैंने क्या किया, 30,000 यानी 30 मिलियन को मैंने 9/12 कर लिया, 9 डिवाइड बाय 12 कर लिया, तो मेरे पास आ गई वेटेड, वेटेड बोरोइंग कॉस्ट आ गई। इसको ज्यादा बेहतर है मैं कर दूं वेटेड बोरोइंग कॉस्ट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ये आ गया। और यहां पर भी मैंने यही काम किया, 40 मिलियन का 9/12 लिया, और यहां पर मैंने बोरिंग कॉस्ट जो है ना इनकर कैलकुलेट कर ली। ये मैंने कैसे कैलकुलेट कर ली, 30 मिलियन इंटू 12% मल्टीप्लाई बाय 9/12, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। क्यों कैलकुलेट किया, मार्च से लेके नवंबर तक अगर आप देखें, तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे पास एक वेटेड एवरेज मेरे पास कॉस्ट आ सकती है, यानी कैपिटलाइजेशन रेट आपने पढ़ा होगा। मैं देखो जो है ना एजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आप ये पढ़ के बैठे हुए हो। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मगर जो है ना एजम्पशन मेरी यही है कि आपने पढ़ा हुआ है। इक्वल्स टू सम, ठीक है, तो मेरी बेसिकली बोरिंग कॉस्ट मेरी ये आ गई, और मेरा वेटेड यानी वेटेड आउटस्टैंडिंग मेरी आ गई। तो मैं अगर कैपिटलाइजेशन रेट एज पर आईएस में अगर देखूं, कैपिटलाइजेशन रेट जो मैं फाइंड करूंगा वो मैं कैसे करूंगा, मैं यहां कर रहा हूं। वो मैं क्या करूंगा कि मेरी जो बोरिंग कॉस्ट है, यानी कि दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय द बोरिंग कॉस्ट, ये वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100, या मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करो, इसका डायरेक्ट परसेंटेज ले लो, ये परसेंटेज मैंने ले लिया। ये आ गया आपका कैपिटलाइजेशन रेट, जो आपको आईएस कहता है। ठीक है, जब आपने ये कैपिटलाइजेशन रेट आपने फाइंड कर लिया 15.43, अब बेसिकली आप बनाओगे, टेबल बनाओगे। अब आप, एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए ताकि मैं ये स्ट्रक्चरिंग कर लूं। ये आपका टाइम है, और टाइम के अंदर टाइम डालूंगा नहीं मैं, ठीक है, टाइम के अंदर डेट्स आ जाएंगी जो आपके पास दी हुई है ना, फरवरी मार्च इस तरह की डेट्स दी हुई है। ये मैंने ले लिए, फंड्स के टाइप कर लिए मैंने फंड्स, और मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ मैं एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, और यहाँ ले लेता हूँ मैं, ये मेरा वर्किंग जो मेरा आएगा कैपिटलाइजेशन का रेट आएगा, इंटरेस्ट रेट। एक से सवाल देख लूँ मैं आप लोगों का चैट पे जरा। सर आप मुझे ये कंफर्म कर दें बस कि हम रेट निकालते वक्त जो मंथ्स ले रहे हैं वो ईयर एंड तक लेंगे, नहीं। आप देखें, ये आपका मार्च की डेट है ना, आप देखो सवाल में पढ़ो कि एक आपकी डेट है, मार्च की डेट है, मार्च 1 2006। मार्च से कल आप अगर कंप्यूट करो, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है नवंबर में, तो ये बनते हैं आपके 9 महीने। ये इसका आंसर है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर तक आप जो है कैलकुलेट कर लो, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपके 9 महीने बनते हैं। ये जो है ना इमल ने सवाल पूछा है, इमाल या इमल ने पूछा है, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट रेट ये आ गया, एक मिनट। अच्छा, इंटरेस्ट रेट होगा, और बेसिकली मैं यहाँ ले लेता हूँ जो मेरा जो मेरा पीरियड बनेगा, पीरियड, और अमाउंट, अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, ये मैंने कर लिया, और ये कुछ चीजें मैं आप पे भी छोड़ूंगा अभी, ताकि आप लोग भी करें। यहाँ पर तो आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, टाइम कैसे आ जाएगा, सिंपली जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, डेट्स लिखी हुई हैं,
मार्च की डेट्स यहां पर डाल देता हूं मैं डेट्स। यहाँ डेट्स हैं फेब, अब फेब वाली डेट्स है ना, ये फेब 16 2006, तो यहाँ पर आ जाएंगे जो है ये डेट आ जाएंगी, टेबल 1 से उठ जाएंगी डेट्स यहाँ पर। ठीक है, ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको पता है। ये मेरे बेसिकली फंड्स टाइप हैं। ठीक है, मेरे जो फंड्स हैं वो उसकी टाइप है। मैं उसको को क्लब कर रहा हूँ। बेसिकली मैं एक फंड का नाम रख रहा हूँ जो है ना इक्विटी, और एक का नाम रख रहा हूँ जनरल फंड्स। ठीक है, एक का नाम मैं रख दिया जो है ना इक्विटी, ये इक्विटी इक्यू। ठीक है, इक्विटी है इक्यू, और एक का नाम रख रहा हूँ जनरल। ठीक है, जनरल जनरल। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पर कि ये इक्विटी के लिहाज से यहाँ पर मेरा एक्सपेंडिचर में क्या अमाउंट आएगा। यहाँ इक्विटी के लिहाज से मेरा एक्सपेंडिचर में क्या अमाउंट आएगा। ये आएगा 25 लाख। और ये इक्विटी जो आपकी दूसरी इक्विटी है, यानी जो आपकी इक्विटी है डेट ऑन मार्च 16 2006, यहाँ पर क्या इक्विटी आएगी आपकी, तो बताते जाए मुझे। व्हाट विल बी द इक्विटी ओवर हेयर। कैसे आएगी, अब जरा ये यहाँ पर एक्सप्लेन कीजिएगा। हाउ। शाबाश, बिल्कुल सही है। गुड, वेरी गुड। ये आ गई। अच्छा, अब मुझे बताइए कि जो है जनरल फंड के अंदर कितना अमाउंट आएगा, या एक्सपेंडिचर, जो हमारा एक्सपेंडिचर है। कैसे, हाउ, ताकि और स्टूडेंट भी जो है ना देखते रहे साथ साथ, जो जो हम लोग चैट कर रहे हैं यहाँ पर। कैसे आएगा। यस, हाउ इट इज 6 मिलियन कैसे आएगा। यस, कोई बता सकता है मुझे कि ये 6 मिलियन कैसे आएगा, हाउ इट इज। 13.5 हमारा टोटल था, टोटल में से हमने 7.5 मिलियन निकाल दिए, तो ये हमारा 6 मिलियन आ गया। 6,000 थाउजेंड, ठीक है, बिल्कुल सही है, शाबाश, गुड। और लास्ट अब बताइएगा जनरल फंड्स मेरा कितना है, जनरल फंड्स, और वो बताइएगा मुझे हाउ, कैसे आपकी फिगर कैसे आई है। 50-50 ये क्या चीज है। अच्छा, कैसे निकाला, हाउ इट इज। यस, बिल्कुल सही है, ये आपकी लास्ट 50,000 थाउजेंड, यहाँ तक तो आप लोग बिल्कुल सही है। अब हम आ जाते हैं जो आपका रेट है, जो आपका इक्विटी के ऊपर तो जो है ना जो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो ये मैंने कर दिया, जीरो कर दिया, मैंने इसको जीरो कर दिया, एप्लीकेबल नहीं है ना ये, क्योंकि इस पे मार्कअप तो नहीं हो, इसके ऊपर आपका मार्कअप तो आपका सिर्फ बोरिंग कॉस्ट पे होगा ना, जो आपके अदर टाइप ऑफ फंड टाइप होंगे, तो ये मैंने कर दिया जीरो। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो 15.43 मैंने कैलकुलेट किया था, बेसिकली ये मेरा होगा रेट होगा,
ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, ये मेरा ये होगा रेट, होगा कैलकुलेशन का रेट। अब मैं आ जाता हूँ, ओके, ये जो मैंने ये फाइंड किया था कैपिटलाइजेशन रेट, जो F2 मैंने किया, ये मैंने फाइंड किया था कैपिटलाइजेशन रेट, वो मैंने यहाँ पर ले लिया। फॉर नॉट फॉर जो है ना, नॉट फॉर इक्विटी, ये इक्विटी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो जब हमारी कैलकुलेशन यहाँ तो आएगी ही नहीं, तो इसको छोड़ रहा हूँ मैं, बल्कि मैं इसको कहता हूँ नॉट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट यूज, नॉट यूज, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल कर दो या नॉट यूज कर दो, एक ही बात है। अच्छा, अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पीरियड यहाँ कितने बनते हैं, एक मिनट ठहरिएगा। मार्च से ये वाले मेरे पीरियड बनेंगे। अच्छा मुझे बताएं जरा आप लोग, एक सेकंड मैं चैट देख लूं जरा। 8.5, वेरी गुड, शाबाश, गुड। ये 8.5 कैसे आ रहा है, जरा स्टूडेंट्स को बताएं, बाकी स्टूडेंट्स को बताएं कि ये 8.5 आपने कैसे कैलकुलेट किया है। यस, ये 8.5 आपने कैसे कैलकुलेट किया है। हमारे टोटल पीरियड्स हैं 12, तो 12 में से ये 8.5 कैसे आपने लिया बेसिकली ये, क्योंकि आपके पास डेट है, अगर आप डेट से चलेंगे तो ये बनेगा आपका 8.5। मैं इसको ले लेता हूँ टेक्स्ट फॉर्म में ताकि ये सेव रहे, 8.5 डिवाइड बाय 12, ये आपका बनेगा। और ये बनेगा, आप अगर डेट देख लें, डेट देख लें यहाँ से, क्योंकि डेट मैंने भी छोड़ी हुई है, तो कैलकुलेट करें डेट, ये बनती है डेट 6.5 महीने, 6.5 महीने जो आपका पीरियड है 12। तो ये आपका हो गया, ये आपका टाइमलाइन हो गई, पीरियड्स हो गए आपके ये। अब आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पर, यहाँ तो आ जाएगा अमाउंट 00 क्योंकि ये है ही नहीं। अब आप इस पे ले लें 6 मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट, दिस अमाउंट, इट शुड ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड बाय 8.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपका आ गया 6,55,714। अगर एग्जैक्टली ठीक किया मैंने, आप भी देखना जरा। ये हो गया दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 8.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये मेरा आ जाएगा 6,55,714, 715, वॉट एवर। इसके बाद आप ये कैलकुलेट कर लें, दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपकी, तो टोटल आपकी जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी सम ऑफ ऑल दिस। इसको ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ, तो ये आपकी बेसिकली कॉस्ट हो जाएगी। चैट देख लूं मैं, ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई बेसिकली, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो दिस विल बी द कॉस्ट, और हमने ये स्टैंडर्ड के लिहाज से हमें पहले मालूम करना था कैपिटलाइजेशन रेट मालूम करना था हमने, और हमने बोरोइंग कॉस्ट, ये वाली जो कॉस्ट होगी जो आपके सामने हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ये वाली कॉस्ट जो होगी, दिस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, दिस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, ये कॉस्ट हो जाएगी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। तो ये सवाल आप देखें, ये सवाल था और इसके अंदर बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट था बेसिकली। तो ये कॉस्ट आप करेंगे कैपिटल, इसका मतलब ये है कि इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस में आप पार्क नहीं करोगे, आप इसको एज अ कैपिटलाइज कर दोगे कॉस्ट को, यानी बैलेंस शीट का आइटम बन गया, यानी कि एज अ टोटल कैपिटलाइज हो गई कॉस्ट, ये कॉस्ट आपकी। अच्छा आगे चलते हैं, ओके, ये क्वेश्चन, अच्छा अब आ जाइएगा ये वाले क्वेश्चन पे आ जाए। ये क्वेश्चन है आपका, पहले तो मुझे ये बताइए जरा, ये सवाल पढ़े, पहले सवाल पढ़े आप लोग, आराम से पढ़ें सवाल, और ये मुझे बताइए ये सवाल किस चीज से पर्टेन करता है। पहले टेक योर गुड टाइम, ये सवाल पहले पढ़ लें, और फिर ये मुझे बताइएगा कि किस टॉपिक से पर्टेन कर रहा है आपके ख्याल में ये।
और मुझे अब बताइएगा चैट पे, आप लोग पढ़ने के बाद बताइएगा चैट पे मुझे कि ये आपके ख्याल में किस चीज से पर्टेन कर रहा है ये। यस, यहाँ पर है इमाल, काशान, अरफान और रमशा। यस, ये बताइए ये किस बेसिकली टॉपिक से पर्टेन कर रहा है ये, यहाँ बता दें, चैट पे बता दें। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी सही है, अरफान ने ठीक बताया, मगर ये किस स्टैंडर्ड से आपका बेसिकली टैग हुआ हुआ है? अगर मैं पूछूं यार इस पे ये कौन सा स्टैंडर्ड है बेसिकली? नो, ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ये नहीं है ये बेसिकली किस, ये यानी कि आप कह रही हैं कि IS 8? नहीं, ये बेसिकली ये पर्टेन करता है IS 37 से, ठीक है, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज। अब देखो आप, पहले आपको जो है आपको जो है ना IS का पता होना चाहिए कि ये कौन से IS से पर्टेन कर रहा है। ये अगर सवाल आप पूरा पढ़ो, और आप लोगों ने स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, ऑफ कोर्स आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड, तो आपको पता होगा। और मैंने थोड़ा सा ब्रीफ कल आपको किया था कि हमारी कॉन्टिजेंट एसेट्स क्या होते हैं, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज हमारी क्या होती हैं, और कॉन्टिजेंसीज मैंने कल आपको ब्रीफ कराया बताया था कि इसको हम एज अ विंडो ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते थे जब ये वाला IS 37 नहीं था। तो हम किसी भी चीज की प्रोविजन कर लेते थे और फिर सेटलमेंट, उसकी सेटलमेंट की बात नहीं होती थी। तो अगर ये प्रोविजन को आप डिटेल में आप जाके देखोगे तो आपको अंदाजा होगा, और आपने पढ़ा होगा, पढ़ लेना चाहिए आपको ये आपका IS 37 है, ठीक है। यानी प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज के ऊपर है टॉपिक ये। और अब हम इसको पढ़ते हैं। ये क्या देखें, आपके पास इस टाइप के सवालात आने की उम्मीद होती है, इसलिए कि इसके अंदर एग्जामिनर क्या करता है कि आपसे टॉपिक भी पूछ लिया, ये यानी आपसे स्टैंडर्ड भी पूछ लिया उसने, और सवाल भी करवा लिया। मतलब ये नहीं कर रहा कि यार वो आपको जो है ना अलग मार्क दे स्टैंडर्ड्स के हवाले से पूछने के लिए और सवाल अलग दे आपको। तो उसने क्या किया, इन दोनों को एक साथ कर लिया। अब ये अगर आप ये सवाल के आप आंसर दोगे, अपने लिहाज से दोगे आप, तो यकीनन आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं। केस टू केस चल रहा है ये, केस ए, केस बी, केस सी, तीन केसेस हैं, और आपने इन तीनों के एक्सप्लेन करना है, व्यू पॉइंट आपने एक्सप्लेन करना है एज पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यानी IS और IFRS पे। या अच्छा, किसी को ये पता है कि IS और IFRS में क्या फर्क है? ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी स्टैंडर्ड के अंदर है कि ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है और ये IFRS क्या है, और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है, IS कैसे IFRS में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर बाकायदा बोर्ड है, IFAC का बोर्ड है, वो आपको पता होना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जो है ICM में। खैर, अब हम आ जाते हैं इस पे। Akbar Chemical Limited is engaged in the business of a manufacture and sale of different type of chemicals. The following transactions have not yet been incorporated in the financial statement. ये financial statement में incorporate नहीं हुई है. On June 15, 2008, one of its tanker carrying chemical fell into a canal, thus polluting the water. The company has never faced such a situation before. The company has neither an legal obligation to clean the canal, nor does it। और आप ये इसमें भी पढ़ोगे, एक होती है आपकी ऑब्लिगेशंस होती है और एक होती है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस। ये वर्ड्स हैं एग्जैक्टली IS के, ठीक है। एक होती है आपकी लीगल ऑब्लिगेशन, एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, तो वो आपको पता होना चाहिए क्या फर्क है। जब आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड्स तो आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। A, on June 15, 2008, one of its tanker carrying chemicals fell into a canal, thus polluting the water। ठीक है, पॉल्यूट कर दिया उसने वाटर को। द कंपनी हैज नेवर फेस सच अ सिचुएशन बिफोर। कभी भी उन्होंने ऐसी कॉन्टिजेंसी उनके पास हुई नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, द कंपनी हैज नीदर एनी लीगल, ये देखें अभी जो मैंने वर्ड यूज किया आपके सामने आगे, एक होती है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल का मतलब होता है बाय लॉ, आपने करना ही करना है, मतलब इसमें जो है ना इफ एंड बट वाली कोई बात नहीं है। एक होता है आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन में आपको छोटी सी एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे क्योंकि कंपनी अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है, तो एक होती है उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका नाम होता है CSR।
वो उसके तहत क्या करते हैं, वो लोग प्लांटेशन करते हैं, प्लांट लगाते हैं, हजारों प्लांट लगाते हैं, प्लांट लगा रहे हैं, कैनाल्स बना रहे हैं, साफ कर रहे हैं। मतलब फर्ज करें, एक और मैं एग्जांपल दे दूं आपको, एक वो भी आपका, आपकी लीगल ऑब्लिगेशन अलग होती है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अलग होती है। फर्ज करें आप एक स्कूल के बराबर में आप ये एक बना रहे थे, एक और अपना स्कूल बना रहे थे, कुछ भी बना रहे थे, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन होटल बना रहे थे। अब आप काम कर रहे थे, वहां पर काम करते करते आपने क्या किया कि जब आपका प्लास्टर वगैरह हुआ, पेंट हुआ, काम हुआ, तो वो स्कूल की बिल्डिंग की जो वॉल थी वो भी डैमेज हुई है, वो भी खराब हुई है, वो भी पेंट गिरा, खराब हुई, प्लास्टर खराब हुआ, डैमेज भी हुआ। तो अब एक क्या चीज है, अगर आपके कोई कंट्री का ऐसा लॉ है कि अगर लीगल लॉ है कि लीगल बाइंडिंग है आप पे कि ये काम करेंगे, आज जैसे पाकिस्तान के अंदर लीगल बाइंडिंग तो इस चीज की कोई है नहीं, ठीक है, हमारे पास तो ऐसी चीज नहीं है। तो हमारी क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव हमारी जो जिम्मेदारी होती है यार, कि किसी का काम अगर खराब हुआ है और या बीइंग अ कंपनी, अगर हमने डैमेज किया है तो हम क्या करते हैं, हमारी एज अ सोशल जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो क्या होता है, बहुत दफा क्या होता है, कंपनी जो आप देखते हैं ना प्लांटेशन या प्लांटेशन ड्राइव कर रही है, वो क्यों कर रही होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है, बट सीएसआर के थ्रू वो करते हैं। तो आपको ये पहचानना चाहिए कि कौन सी आपकी जो है ना लीगल ऑब्लिगेशन है, कौन सी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। इसी तरह से जो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आके बिजनेस कर रही हैं या काम कर रही हैं, वो उनकी भी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जो पाकिस्तान के अंदर एज ए लीगल लॉ है ही नहीं, बहुत सारी चीजों में गैप्स हैं, ठीक है। तो वहां पर मगर वो क्यों कर रही हैं, क्योंकि वो किसी दूसरी कंट्री में सेटल हैं और वहां पर वो ये काम कर रही हैं लोगों की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, या कंस्ट्रक्टिव यानी कॉर्पोरेट सोशल जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी में बच्चों के लिए स्कूल्स वगैरह बना दिए, लाइक दैट यू कैन डू। तो वो कोई आपकी लीगल बाइंडिंग नहीं थी, वो आपकी कंस्ट्रक्टिव, वो कहलाएगी आपकी एज अ सोशल फैब्रिकेशन, और वो कहलाएगी आपकी नॉट नॉट लीगल ऑब्लिगेशन, रादर दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ये हमारा फर्क है। अच्छा, अब हमने ये पढ़ लिया, द कंपनी हैज नीदर एनी ऑब्लिगेशन टू क्लीन द कैनाल नॉर डज इट हैव एनी पब्लिश्ड एनवायरमेंटल पॉलिसी। कोई कोई पब्लिश एनवायरमेंटल पॉलिसी नहीं है ऊपर से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं है, ऐसे ऑर्डर्स नहीं है। In a meeting held on July 26, 2008, the board of directors decided to clean the canal, which is estimated to cost 5.5 million। ये कॉस्ट आ रही है। अब वो कह रहा है यार इसके बारे में आप बताओ, ये एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन, ये मैं पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू विद रेफरेंस टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये सवाल है, अब मैं इसका आंसर देने की जो है कोशिश करता हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट। मैं यहां पर ही लिख रहा हूँ ए, ठीक है, मैं डाल दूंगा, पॉइंट डालूंगा ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ये हमारा जो है ना इवेंट है ये, अच्छा इसको मैं एक दफा पढ़ लूं, अपनी तरीके से तेजी से पढ़ लूं। अच्छा, सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, पहले हमने देखना है ये, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन है या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन, ठीक है, शॉर्ट लेके चल रहा हूं मैं आपको बातों में एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पर मैं चीजें सिर्फ डाल रहा हूं ताकि आपको पता चले कि बातचीत क्या हो रही है और मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ये हमने देखना होगा कि ये लीगल ऑब्लिगेशन है, और ये हमने छह लाइंस पढ़ी, तो हमें यहां से पता नहीं चल रहा कि ये लीगल ऑब्लिगेशन है या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे और उन्होंने फिर फैसला किया कुछ। अच्छा, उसमें क्या चीज कर रहे हैं वो, कि हम कैनाल को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे कैनाल को, ठीक है। ये कैनाल को फिर इन्होंने फैसला किया, फिर उन्होंने फैसला किया, ये ए के साथ ही लेके चल रहा हूं मैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहां पर कर रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया, बोर्ड ने फैसला किया कि हम कैनाल को क्लीन करेंगे। अब ये बात हो गई सारी, इसके बाद हमने ना डिस्क्लोजर्स के अंदर भी देना होता है कुछ, और उसमें मैं इसका डिस्क्लोजर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से क्या पॉइंट बन जाएगा बेसिकली, कि ये 5.5 मिलियन की जो कॉस्ट है हमारी, ठीक है, 5 मिलियन कॉस्ट है जिसकी वजह से हमने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया, वो हमारी पे ऑफ की जाए।
पे ऑफ की जाए। ठीक है, ये अब इसको आप अपने टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन कर लोगे आप। ठीक है, ये मैंने सिर्फ बता दिया आपको, इसको ये आप अपने वर्ड्स के अंदर टाइप कर लोगे आप, क्योंकि ये एक्सीडेंटली हुआ है 5.5 मिलियन। ठीक है, तो हमें ये हमारा कंपनी की जो ऑब्लिगेशन के अंदर ना तो कंस्ट्रक्टिव में आता है ना लीगल में आता है। बोर्ड ने ये फैसला किया, डिसाइड किया कि हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही है 5.5 मिलियन विच वाज एक्सीडेंटली हैपन। तो हमने इसको एज अ डिस्क्लोजर का पार्ट बना दिया ताकि कोई भी स्टेक होल्डर इसको स्टडी करे तो उसको पता हो कि यार 5 मिलियन के पे ऑफ हो सकता है। ठीक है, ये हमने हाइड नहीं किया अपने शेयर होल्डर्स। अब आ जाओ पार्ट बी पे आ जाओ। अच्छा, पार्ट बी में क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द वीक, सेकेंड वीक of July 2008, a significant decline in the demand for company products was observed, which also held to a decrease in NRV and finished goods. It was estimated that goods costing rupees 25 million as at June 30, 2008 would only fetch rupees 23 मिलियन। तो आपको याद होगा कल हमने इस टाइप का सवाल किया था जिसके अंदर हमने सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट टू मेक या एस्टिमेटेड कॉस्ट को हमने माइनस किया था। तो एग्जैक्टली हमारा सिनेरियो यहाँ पर भी इसी टाइप का बन रहा है कि एक हमारी आ रही है 25 मिलियन प्राइस और उसमें से कॉस्ट टू मेक है 23 मिलियन। तो 2 मिलियन की हमारा जो है ना अफेक्ट हो रहा है, जो है अच्छा जो है ना एनआरवी अफेक्ट हो रहा है बेसिकली, यानी फाइनेंशियल अफेक्ट हो रहा है हमारा ये। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ये, एक मिनट, ये क्या हुआ है ये मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ। ठीक है, डिक्लाइन हुआ है, एक तो हमें पता चल गया कि क्या कि जो है ना डिक्लाइन हुआ है, और वो हमारा फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है ये आपने सब अपने टर्म्स के अंदर इसको जो है ना लिखना होगा। फाइनेंशियल इफेक्ट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 2 मिलियन का आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? 25 मिलियन माइनस 23 मिलियन, ये इफेक्ट आ रहा है जो सवाल के अंदर है। और ये इफेक्ट कौन सा है? ये इफेक्ट है आपका एनआरवी का इफेक्ट है। अच्छा, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम अपने इन्वेंट्रीज को, जो आपको पता है ये ऑलरेडी, ठीक है ना, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, शॉर्ट लिख रहा हूँ। अच्छा, इन्वेंट्री थे लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर। ठीक है, विच एवर इज लोअर इज लोअर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये। ठीक है, तो आपको पूरा तो लिखना पड़ेगा पूरा प्रॉपर तरीके से आपको। ठीक है, आगे चलें अब। अच्छा, पॉइंट नंबर सी पे आ जाएं, या फिर आपको चूज करना पड़ेगा ए बी सी डी में, या ये कंडीशन है या ये कंडीशन है या ये आंसर है या ये एमसीक्यू का आंसर है। वो आपने पहले पूरा पढ़ना होगा, समझना होगा। और फिर मैंने आपको क्या बताया था पहले, इससे पहले, देयर विल बी नो रैंडम आंसर्स, मतलब वो जो चीजें आपके पास चारों लिखी हुई होंगी ना, वो चारों चीजें होंगी, आपने उसमें से सही आंसर को पिक करना है विद योर नॉलेज। आपने अपनी नॉलेज को देखते हुए सही आंसर को उसमें से निकालना है। अच्छा, आगे चले, पार्ट सी। On June 21st, 2008, a customer lodged a claim of rupees 2 million with the company as a consignment dispatch on June 1st, 2008 was not according to the agreed specification। ठीक है, ये agreed specification जो थी उस लिहाज से आपने consignment customer को lodge नहीं की। ठीक है, the company inspection team found that this defect arose because of an inferior quality of raw material। क्योंकि आपने inferior quality of raw material supply किया था from the vendor ने, तो उसकी वजह से affect हुआ है ये, उसकी वजह से affect हुआ है ये। On June 28, 2008, the company lodged a claim for damages of rupees 5 million। उसकी बेसिस पे कंपनी ने 5 मिलियन का क्लेम जो है लॉन्च किया है on the vendor with its vendor, which include the reimbursement of the cost of the raw material। कि आपने जो हमने आपसे रॉ मटेरियल बाय किया था और जो रॉ मटेरियल जाया हुआ है, आप उसकी कॉस्ट भी हमें पे करें। ठीक है, जो हमें लॉस हुआ है और जो हमें क्लाइंट से लॉस हुआ है बेसिकली। ठीक है, लॉस ऑफ द वैल्यू एवरीथिंग।
The company anticipate that it will have to pay the compensation to its customer, और कस्टमर ने भी जो है क्लेम डाल दिया कि भाई मुझे जो लॉस हुआ है वो कौन देगा, and would be able to recover 50% of the amount claim from the vendor, और 50% of the claim जो है ना वो हमने वेंडर से क्लेम करना है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन को हमने IS 37 के लिहाज से बताना कैसे, शॉर्ट फॉर्म। पहली तो बात हो गई हमारा जो है प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन ऑफ क्लेम जो है वो है हमारा 2 मिलियन का, ये हमारा क्लेम है। क्यों क्लेम है हमारा, क्योंकि ये हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। क्यों प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, हमने रॉ मटेरियल लिया, उसकी सब्सिक्वेंट पेमेंट हुई है, तो एक हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के बाद ही पेमेंट हुई है ना, हमने ऐसी तो पेमेंट नहीं कर दी, ठीक है, तो हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। क्यों प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, बिकॉज इसके अगेंस्ट हमारा पास्ट इवेंट हुआ, ठीक है। पास्ट इवेंट में क्या हुआ, हमने ये स्टॉक परचेज किया था या जो है ना इन्वेंट्री परचेज की थी, पास्ट इवेंट है हमारा इसके ऊपर, ठीक है। ये मैं आपको वर्डिंग बता रहा हूँ, आपने अपनी वर्डिंग डालनी है खुद से। और कंसाइनमेंट जो हमारा गया है वो हमारा गया है, कंसाइनमेंट हमारा गया है, कंसाइनमेंट की डेट देख लें आप, कंसाइनमेंट डेट आप देख लें, ये इट इज, ठीक है, बिफोर ईयर एंड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में जा रहा हूं मैं ये लेके सब चीजें। अच्छा, ये एक और चीज देखें तो, क्योंकि ये आपके प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, तो आपका जो होगा ये आउटफ्लो होगा, ठीक है, आउटफ्लो ये ऑफ कैश फ्लोज होगा, ये आपका आउटफ्लो ऑफ कैश फ्लोज होगा, बल्कि आउटफ्लो ही आपने लिख दिया तो काफी है, ये आउटफ्लो व्हाट, ये आउटफ्लो ऑफ कैश फ्लोज आपका होगा, क्योंकि आउटफ्लो आपका हो जाएगा, प्रोबेबल हो जाएगा आपका। और दूसरी चीज, क्यों आपका आउटफ्लो प्रोबेबल होगा, क्योंकि एक रिलायबल एस्टिमेट है, ठीक है, रिलायबल एस्टिमेट्स। क्या होता है रिलायबल एस्टिमेट्स, क्या होते हैं, ये आपको IS 37 की वर्डिंग्स हैं, ये सारी, ये बाहर की वर्डिंग्स नहीं है। IS 37 अगर पढ़ा होगा आपने तो एग्जैक्टली आपको पता होगा, जो जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ ये सारी टर्म्स IS के अंदर लिखी हुई है। ये यहीं से एग्जामिनर को पता हो जाता है कि आपने जो है ना IS को पढ़ा भी है या देखा ही नहीं IS ये, ठीक है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ हमारी यहाँ पर मैं इसी के साथ लेके चल रहा हूँ, रीइंबर्समेंट हो रही है, रीइंबर्समेंट हो रही है, reimbursement is anticipated, और the amount will be, the amount जो amount है, the amount will be collected। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट विल हैपन। जैसे था प्रोविजन फॉर क्लेम आप लिख सकते हो। अब क्यों, अब इसके पीछे पूरा स्टैंडर्ड को जाके आपको खंगालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि 2 मिलियन का प्रोविजन हमने बुक क्यों किया, उसका रीजनिंग क्या है, वो पूरी स्टैंडर्ड के अंदर लिखी हुई है रीजनिंग, कि आपने प्रोविजन कब बनाना है, कब नहीं बनाना है। आप अगर अब बनाओगे प्रोविजन तो फिर सेटलमेंट कैसे होगी, फिर उसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी, वो पूरे IS के अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है। वो आपको हफ्स जैसे कहते हैं हिफ्स नहीं करना है आपने, मगर आपको जो उसके अंदर IS 37 का एक डायग्राम है, अगर आप देख लो उसके अंदर जाके डायग्राम में, तो अगर ये होगा तो ये होगा, नो होगा तो नो होगा तो यहाँ जाओगे, यस होगा तो यहाँ जाओगे। वो आपके डायग्राम है वो पता होना चाहिए आपको, प्रोविजन के क्लेम्स का पता होना चाहिए कि कब हमारा प्रोबेबल है, कब हमारा कंटिजेंट लायबिलिटी बन रहा है, कब हमारा कंफर्म, जब जो है ना अनसर्टेन, बाज जगह देखोगे आप जो है ना अमाउंट आपका अनसर्टेन है। तो वो सारी चीजें आपकी प्रोविजन के अंदर, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है जो कि आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस पर सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको कहूंगा डिटेल में इसको पढ़ लेना। तो बेसिकली ये सवाल इससे पर्टेन करता था, इसके अंदर थ्योरी, सर ये सारी वर्डिंग जो है स्टैंडर्ड की है वर्डिंग, तो आप सर टाइप कराओ, आप बताओ कि केस A में क्या लिखा हुआ है, केस B में क्या लिखा हुआ है, अगर आप इसको
नंबर नहीं मिलेगा आपको। आपको ये कैटेगोरिकली आपको पता होना चाहिए था कि IS-37 है, और IS-37 की जो मेन क्रक्स है ना वो यहाँ नहीं है। अगर तो फिर आपने ये जो आंसर आप दे रहे हो ना, तो इसका मतलब है आप अपने लिहाज से दे रहे हो, आपने वो टॉपिक को बिल्कुल देखा नहीं, और एग्जामिनर ये आपकी 2 लाइंस पढ़ेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि ये आपने टॉपिक देखा ही नहीं आपने। सर 2 पोर्शन है इस केस में। हाँ तो वो बता दिया मैंने इसीलिए, ठीक है। मैंने ये केस, सी केस को मैंने एक साथ बता दिया आपका, तो ये मैंने इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है प्रोविजन ऑफ क्लेम 2 मिलियन, तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। तो दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। और इसके अलावा आप देखें अगर इस क्वेश्चन के अंदर, तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स इन द क्वेश्चन। ये प्रोविजन फॉर क्लेम की बात हो रही है, तो बेसिकली दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइबिलिटी साइड की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा मैं चैट देख लूं आप लोगों के जरा पहले। वो मैंने कर दिया है 2.5 जो मिलियन की जो आप बात कर रहे हैं वो बात हो चुकी है, वो ऑलरेडी बात हो चुकी है, यहाँ पर बात हो चुकी है, ठीक है। 25 - 23 वो ऑलरेडी बात हो चुकी है। मैं यहाँ पर उसका फाइनेंशियल इफेक्ट जो है ना NRV के तहत ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, मैंने बता दिया आपको। तो आपने बहरहाल या एग्जाम के अंदर आपने बैठना है, ठीक है। जो मैं आपको मैक्सिमम बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो इस टाइम स्लॉट के अंदर हो सकता है, ठीक है। यहां तक हम चले गए, इसके बाद हम जो है ना आगे चलते हैं। अब आ जाइएगा। हाँ 5 मिलियन का 50% है, आप बिल्कुल ले लें, ये मैक्सिमम चीजें बता दी है मैंने, क्योंकि देखो एग्जाम में आपने बैठना है, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट है, जितना थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपको बता दिया, आपको जो है फर्दर इंफॉर्मेशन है वो भी आप जो है ना वो भी आप डाल दें। मतलब कहने का ये है कि ये स्टैंडर्ड को आपने बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। अच्छा यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये पेपर फर्स्ट टाइम अभी दे रहे हैं, या कोई इससे पहले दे चुके हैं पेपर ये वाला। यहाँ पर मुझे यहाँ पर बता दें, चैट के अंदर बता दें मुझे कि ये सब का फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, या फिर आप इससे पहले पेपर में जो है ना अपियर हो चुके हो। अच्छा ये कौन है फर्स्ट टाइम के, ठीक है। फर्स्ट टाइम, ज्यादातर स्टूडेंट फर्स्ट टाइम के, ठीक है। आप देखें ये फर्स्ट टाइम में ही सही तरीके से पढ़ लें। और स्टैंडर्ड्स, अच्छा स्टैंडर्ड्स की प्रिपरेशन कैसी है आप लोगों की? हाउ इज योर प्रिपरेशन, हाउ इज योर प्रिपरेशन फॉर द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। स्टैंडर्ड्स की आप लोगों की जो प्रिपरेशन कैसी है? 50-50 इज नॉट गुड, 50-50 इज नॉट गुड, 50-50, 50-50 preparation is not good, is not good for IS IFRS। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ बात। ये मैंने यही बात मैंने बताई थी जब मैं यहाँ पर जो है ना FACR पढ़ा था। थ्योरी मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको डे 1 पे बताई थी। थ्योरी हमारे स्टूडेंट्स, यानी हमारे हों या आई कैप के स्टूडेंट हो, थ्योरी पढ़ते हुए सबकी जान जाती है, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे और IS नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। हाँ तो कुछ स्टैंडर्ड बहुत वीक है। तो ये वीक कैसे है? आपको वीक वीक इसलिए है कि आपको पढ़ना ज्यादा है। मैं अपने स्टूडेंट को एक बात कहता हूँ, वो मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो, तो अभी आप लोग जॉब नहीं कर रहे, तो आपकी जॉब क्या है? आपकी जॉब पढ़ना है, आपकी इसके अलावा कोई जॉब नहीं है। तो जॉब की तरह अगर आप पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड आपकी वीक वगैरह कुछ भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल सारी चीज सही हो जाएंगी। क्योंकि जॉब की तरह हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं, उसमें काम नहीं होता। आपको ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स के अंदर, स्पेशली आपको काफी टाइम लगाना पड़ेगा, तब जाके स्टैंडर्ड्स आपके सही होंगे। तो अगर आप जॉब आप लोग नहीं करते, तो आप समझे यही आपकी पढ़ाई ही आपकी जॉब है। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी हर चीज सही हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड को बहुत टाइम देना है, वरना ये पेपर फंसेगा, तो ये फिर काफी तंग करेगा ये वाला पेपर। इसके बाद जो है ना AFSCR है, वो भी तंग करेगा आपको। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि स्टैंडर्ड की प्रेपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके स्टैंडर्ड्स सॉलिड होने चाहिए। और वो सॉलिड होने का तरीका है,
सॉलिड होने का तरीका ये है कि आप स्टैंडर्ड को एक दफा नहीं पढ़ेंगे, आप स्टैंडर्ड को बार बार पढ़ेंगे और जो है ना डिटेल के साथ पढ़ेंगे, चीजों को हाईलाइट करते हुए चलेंगे, जो प्रॉब्लम होगी उस पर आप बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अपने दोस्तों या फिर आपके जो टीचर्स हैं जिन्होंने 90 आवर्स आपको पढ़ाया है, तो आपने उनसे पूछा भी होगा डेफिनेटली। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। स्टैंडर्ड्स में लगता है टाइम, और वो आपको पढ़ने से आएंगे, वो आपको ऐसे नहीं आएंगे घुमाने से, जैसे कहते हैं ना हमने थोड़ा सा यूं पढ़ के ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं होगा, आपको बहुत ही डिटेल में जाके स्टैंडर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए जरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, और ये बताइए ये वाला क्वेश्चन आपके लिहाज से किस चीज से पर्टेन कर रहा है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके लिहाज से किस से पर्टेन कर रहा है। ये जो आपके सामने सवाल है, ये सवाल किस स्टैंडर्ड से पर्टेन कर रहा है आपके ख्याल में। यस। आप देखें ना स्टैंडर्ड्स आप लोगों के, ये आप लोगों के स्टैंडर्ड्स वीक है। ये आप लोगों ने स्टैंडर्ड्स पे टाइम आप लोगों ने नहीं दिया है, इससे मुझे बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो रहा है कि स्टैंडर्ड्स पे आप लोगों ने टाइम नहीं दिया है। और ये कोर्स बेसिकली अगर आप देखें, कोर्स जो है ना आईसीएमए का, ये आप सिलेबस उठा के देखें तो आपको सिलेबस के अंदर दिखेगा ही स्टैंडर्ड, आपको ज्यादातर स्टैंडर्ड ही दिखेंगे आपको। यस, ये IS-37 है, ये भी वही स्टैंडर्ड है, मैंने इसीलिए ये सवाल डाला है दोबारा। ये अब आप एक काम करें, ये कि क्वेश्चन नंबर, ये इसके पॉइंट टू पॉइंट है, पॉइंट वन को पढ़ें, स्टैंडर्ड भी साथ खोलें अभी, ताकि आप स्टैंडर्ड भी साथ साथ पढ़ते जाए, स्टैंडर्ड को खोलें। और ये मुझे इसका आंसर आप सब लोग यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर टाइप करोगे कि नंबर वन का आंसर क्या होगा, व्हाट वुड बी द आंसर इन टर्म्स ऑफ अ थ्योरी है ये बेसिकली। तो क्या आंसर होगा इसका, ये क्या बताते जाए मुझे आप लोग। ठीक है, टेक योर टाइम एंड गिव योर आंसर्स, क्योंकि पेपर में बैठना अल्टीमेटली आप लोगों ने। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, और आप लोग अपने चैट के अंदर, आप लोगों के नाम मेरे सामने आ रहे हैं, तो आप लोग ये पहला पढ़े, पॉइंट पढ़े, नंबर वन पढ़े पॉइंट, और उसका आंसर लिखें आप। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, मगर जो आपके आंसर्स होंगे वो आपके होंगे विद रेफरेंस टू IS। इसको नहीं ये शॉर्ट फॉर्म में आपने आपने मुझे एक्सप्लेन करना है ये। ठीक है, ये पार्ट वन है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप विद रेफरेंस टू IS। आप ये फर्ज करो एग्जाम के अंदर बैठे हुए हो आप एग्जाम में लिखोगे क्या इसके बारे में। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये आपने लिख दिया कि ये IS-37 प्रोविजन 5%, दैट्स इट। हाँ, इस पे थोड़ी मार्क्स मिलेगा, वो आपसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि कौन से प्रोविजन का सवाल है ये। आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ये जो आपको टेक्स्ट ये आपको दिया हुआ है, इसको आपने बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है आपने। ये क्या एक्सप्लेन करेंगे आप इसके बारे में। आपने बताना है कि ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है, वेदर देयर इज अ रिफंड होगा या नहीं होगा। 5% जो हमने लिया है प्रोविजन, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, व्हाट वुड बी द अमाउंट, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल एस्टिमेट। ये आपको लिखना है, क्योंकि एस्टिमेट हमारा सब्सिक्वेंटली हमारा जो चार्ज होगा वो कैसे चार्ज होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, लाइक दैट। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से, वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे पूछ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से मुझसे बात करो।
आपने ये लिख दिया प्रोविजन 5% है। वो तो मेरा ख्याल है जिसने ये स्टैंडर्ड पढ़ा भी नहीं उसको भी ऑलरेडी पता है कि इसमें लिखा हुआ है प्रोविजन 5% है। तो आपने चीजों को एक्सप्लेन करना है। ये क्यों गैप आ रहा है? ये गैप इसलिए आ रहा है कि आपने ये स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा, आपको वर्डिंग्स ही नहीं आ रही हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड्स को अच्छी तरीके से, अभी भी टाइम है, जो भी टाइम मिल रहा है आपको एग्जाम के अंदर, या आप अच्छी तरीके से स्टैंडर्ड्स को पढ़ लें। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड्स की वर्डिंग, आप भले अपनी वर्डिंग यूज करो, मगर कुछ चीजें कहलाती हैं की टर्म्स, KEY, की, TERMS टर्म्स, की टर्म्स होती हैं। तो की टर्म्स के अंदर अगर आपको की टर्म्स का पता नहीं है आपको, तो आपने जो आंसर लिखा, तो उससे एग्जामिनर ये समझेगा या मैं ये समझूंगा कि ये आपने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ नहीं है। जो स्टूडेंट स्टैंडर्ड को पढ़ के आएगा, वो इसकी की टर्म से वाकिफ होगा, वो की टर्म लिखेगा कि लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या है, फाइनेंशियल्स के अंदर क्या इंपैक्ट आएगा, कैसे इंपैक्ट आएगा, वो सारी चीजें वो लिखेगा वो। और वो अपने स्टैंडर्ड के हवाले से वो बातें करेगा। तो ये आपने इस तरीके से आपने जो है ना आंसर्स को फ्रेम करना है, ये आपने, ये बात याद रखो आप। वो ये ना एक अल्फाज में, अच्छा, एक ने ये लिख दिया प्रोविजन फॉर फॉर क्लेम लिख दिया 5%, और एक ने ये लिख दिया कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन लिख दिया। मतलब कि एक ने ये आंसर लिख दिया, एक ने ये आंसर लिख दिया। अगर इस टाइप के आपने आंसर्स हुए ना आपके, सिर्फ एक लाइनर आंसर्स, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि पहले चीजों को अंडरस्टैंड करो, स्टूडेंट फेल क्यों होता है? आपने सवाल को समझा ही नहीं, इसका मतलब है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है डिस्क्राइब हाउ ईच ऑफ द इशू शुड बी डेल्ट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका हर आंसर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से होगा। हर आंसर फाइनेंशियल, अभी आपने जो दो बातें यहाँ पर लिखी हैं, कोई फाइनेंशियल जो है ना एंगलिंग आप लोगों ने नहीं की है। आपने बताया नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो क्या रहा है। आपने अपने आंसर लिख दिया, प्रोविजन ये है, कंस्ट्रक्टिव ये है, कहानी खत्म हो गई। what is going to what is going to affect your financial statement, how you will be dealing it with the financial statement, आपने रेफरेंसिंग करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ टैगिंग करनी है। तो आपने आंसर इस तरह से लिखने हैं। अब आपने याद वो रखना है कि आप जो भी आंसर लिखोगे, पहले आप पढ़ोगे, उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ोगे। अगर वो आपको कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से टैग करो, तो आपके आंसर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिहाज से होने चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या नहीं होगा, वो आपने डिटेल में के अंदर बताना होगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क होगा, ये सवाल। बल्कि होमवर्क नहीं, अभी करो आप बल्कि ये, ठीक है? ये पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 मैं आपको दे रहा हूँ अगले 5-7 मिनट दे रहा हूँ। ये आप स्टैंडर्ड खोल लो अपने सामने, और स्टैंडर्ड खोलकर आंसर्स प्रॉपरली लिखो, देख के लिख लो भले आंसर। सही है? मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, अभी हो रहे हैं 10:37 हो रहे हैं, ठीक है? वी स्टार्ट एट 10:45 पे, ठीक है? तो 10:45 तक आप इसके आंसर सारे लिख लो अपने पास, और फिर उसके बाद यहाँ पर पेश करते जाओ, 1 का आंसर ये है, और वो जो भी जो भी आपका आंसर होगा अब, वो होगा IS-37 को टैग करोगे आप पूरा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ टैग करोगे उसको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या, उसको किस तरह से आप डील करोगे। ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तकरीबन 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, ठीक है? और मैं अपने आप को करने जा रहा हूँ म्यूट, ताकि ये अभी आप अपने हाथ से इसको सॉल्व करो।
हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस, चले अब जो है ना आंसर्स जो है देना स्टार्ट करें। जो है ना अरफान ने तो आंसर दिया है ये कि इट इज अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बाय अ कंपनी, द कंपनी विल प्रोवाइड प्रोविजनिंग ऑफ 5% सेल्स ऑफ जून फॉर द क्लेम्स इन जुलाई, और इसकी एंट्री होगी प्रोविजन एक्सपेंस डेबिट एंड क्रेडिट फॉर क्लेम्स। ये इसने बताई है, और बाकी लोग बताएं। और मैं साथ साथ आपको अपना भी टेक्सचुअल पढ़ते जाता हूँ ताकि आपको जो है ना आइडिया रहे कि क्या हो सकता है। ये देखें, सबसे पहले तो ये आप देखें, इस सवाल में देखें, पहले वाले पॉइंट में देखें कि ये जो है ना इवेंट जो है ना एडजस्टिंग इवेंट है ये। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि ये जो है ना एडजस्टिंग इवेंट है, और ये हमारी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। और ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन किस में है? बिकॉज इट इज अ रिफंड हो रहा है बेसिकली। ये टू मेक अ रिफंड बेसिकली करना है ना, आपने वापस करना है कि रिफंड करना है, तो उसके अंदर प्रोविजन जो आप लेंगे वो लेंगे 5%। पूरा लिखेंगे आप, 5% ऑफ द सेल्स ऑफ जून सेल्स लेंगे, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हिट करेगी। ठीक है, ट्रांजैक्शन बता दी, अरफान ने बता दी है, बिल्कुल ये ट्रांजैक्शन आपकी हुई है। एंड दिस एस्टिमेट विल सब्सिक्वेंटली चेंज। ये क्या करेगा, ये आपकी इंफॉर्मेशन को चेंज करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। यानी बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑथराइज फॉर द इशू, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी जो है ना ऑथराइज होने जा रही है उससे पहले ये इवेंट चेंज करेगा। और ये कॉन्सिक्वेंटली इसका इम्पैक्ट कहां पर आएगा? आपकी कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर ये इम्पैक्ट करेगा, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को ये इम्पैक्ट करेगा बेसिकली। ये जो मैंने आप लोगों को बात बताई है, यू ऑल गॉट दैट पॉइंट? तो मुझे बता दो यस, ताकि हम आगे बढ़ जाए। तो आपने इस तरीके से आंसर देने कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे इसका इम्पैक्ट आएगा, और आपकी जो है ना इन्वेंट्री के कॉस्ट पे इसका इम्पैक्ट आएगा। ताकि आपने देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अगर आप इम्पैक्ट नहीं बता रहे हो तो एग्जामिनर ने आपको मार्क्स नहीं देने हैं, क्योंकि वो इसने क्लियरली आपको लिख के दे रहा है वो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से मुझसे बात करो। आप नहीं बताओगे, नहीं मिलेंगे मार्क्स। अच्छा, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। ऑन जून 2 2008, the three employees were seriously injured as a result of a fire at a company warehouse के अंदर फायर लग गई। They have lodged claim seeking damages of 2 million। भाई वो उन्होंने कंपनी के ऊपर क्लेम डाल दिया कि 2 मिलियन का डैमेज हुआ है, हमारा ये हुआ है, हमारे साथ ये हुआ है। ठीक है, हाँ, इतने इतने जल गए, जो भी हुआ है ये हुआ है। And the company lawyer have advised that it is probable that the court may award compensation of ₹4 लाख। ठीक है, 2 मिलियन का क्लेम किया है, मगर उनका जो लॉयर या एक्सपर्ट है वो कह रहा है कि 4 लाख तक का कॉम्पनसेशन हमें देना पड़ सकता है। तो अब आप क्या करेंगे? आपको एक तो 2 मिलियन का क्लेम जो है ना एम्प्लॉइज ने किया, मगर जो लॉयर है कंपनी का, जिसे कहते हैं लॉयर, ये होता है लिटिगेशन एक्सपर्ट। ठीक है, लॉयर होता है बिटवीन द कंपनी एंड द कोर्ट। ठीक है, और ये कस्टमर्स को भी देख रहा होता है, वेंडर्स को भी देख रहा होता है। अगर कोई इन पे केस सू करना है किसी पे, या फिर कंपनी में केस सू हुआ है, केस फाइल हुआ है, तो वो सब चीजें देखनी होती हैं। दैट इज द एंड ही इज एक्सपर्ट इन दैट। तो अब बेसिकली इसमें अगर होगा कि अगर हम पढ़ें, ये भी जो है ना एडजस्टिंग इवेंट है अगर आप देखें। और यहां पर अगर आप देखें, जो आप दिस इज एन इम्पैक्ट ऑफ द पास्ट इवेंट। ठीक है, पास्ट इवेंट है, तब ये आपका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपकी बनती है। और वो कब बन रही है आप देखें, डेट दी हुई है जून 2008। ठीक है, बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, अब आप देखें कि इसके अंदर देखें कि आउटफ्लो जो है ना प्रोबेबल है। प्रोबेबल क्या मतलब, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी है कि भाई आपको जो है 4 लाख रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। और ये एस्टिमेट इज समवॉट जो है ना रिलायबल भी। आप ये भी लिखोगे कि ये एस्टिमेट जो है ना रिलायबल है, एंड इट इज गिवन बाय द लॉयर। एंड हमने प्रोविजनिंग हमें इसकी करनी चाहिए। आप देखो, 2 मिलियन की प्रोविजन आपने नहीं की, मतलब जो एम्प्लॉइज ने बोला भाई डैमेज डाल दिया, सूट नहीं किया, जिसकी प्रोबेबिलिटी थी, और प्रोबेबिलिटी थी 4 लाख की प्रोबेबिलिटी थी, वो आपके
लॉयर ने आपको बताया कि 4 और इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये हमें कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई वी नीड टू रिकॉग्नाइज दिस इम्पैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी सेटल्ड इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। और ये हमारी जो ऑब्लिगेशन है, और ये हमारी कौन सी ऑब्लिगेशन अगर आप देखें तो कंपनी का लॉ इन्वॉल्व हो गया, दैट इज गोइंग टू बी एन ऑब्लिगेशन विच इज एन इम्पैक्ट एंड दिस इज अ लीगल ऑब्लिगेशन दैट हैज टू बी कैरीड आउट। ये जो मैंने आप लोगों को पॉइंट एक्सप्लेन किया, यू गॉट दैट पॉइंट? यहां बता दें चैट के अंदर मुझे पॉइंट नंबर 2 की जो बात की है मैंने। तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इम्पैक्ट के साथ, आप देखें मैं आपको आंसर कर रहा हूं, मैं स्टेटमेंट के इम्पैक्ट के साथ आपको आंसर कर रहा हूं। एक तो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली मैं IAS 37 से टैग कर रहा हूं और फिर मैं उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेकर आ रहा हूं। लास्ट वाला मेरा था जो सवाल था 1 का, मैंने उसको कॉस्ट ऑफ सेल में भी लिया। मैंने बताया कि आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे इम्पैक्ट आ रहा है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पे ये इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, आपने ना प्रोविजनिंग जो किया आपके AR के ऊपर ये इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, आपके जो है ना अलाउंस के ऊपर ये इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये आपको इम्पैक्ट सारे सारे बताने होंगे इम्पैक्ट्स आपको। अच्छा आगे चलें, क्योंकि क्योंकि आप क्यों बताएंगे ये, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मूव कर रही है इसकी वजह से। अच्छा अब आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए। अंडर अ न्यू लेजिस्लेशन द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फिट स्मोक डिटेक्टर्स एट ऑल द स्टोर्स ऑन दिसंबर। ठीक है, अब क्या होता है कि कंपनी आप देखते हो जहां पर भी मॉल्स में आप जाते हो, आजकल कंपनीज में आप जाते हो, तो वहां पर इन्होंने वॉल्स के ऊपर या छतों के ऊपर लगाए हुए होते हैं स्मोक्स लगाए हुए होते हैं, स्मोक डिटेक्टर। जैसी धुआं या अब लोग इसलिए आप देखते हो कुछ एरिया स्मोक फ्री एरिया होता है कि आपने यहाँ स्मोकिंग नहीं करनी है, और फिर उसमें एक स्पेसिफिक होती है जो है ना रेंज होती है कि उससे ज्यादा स्मोक अगर होगी, क्योंकि लोगों की स्मोक से वो जो है ऑपरेटिव नहीं होता, वो ऑपरेटिव में नहीं आता। मगर एक स्मोक जो कि जो है ना, अगर ये अनयूजुअल स्मोक हो जाए और उसकी स्मोक की जो क्वांटिटी बढ़ जाए तो वो स्मोक डिटेक्टर कैच कर लेता है, और फिर आप क्या करते हो, बिल्डिंग को वेकेंट करवा लेते हो स्टाफ से फौरन, ताकि स्टाफ को बाहर आप निकाल लें, ताकि लोगों का डैमेज ना हो। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर थर्ड में कि अंडर अ न्यू लॉ, एक न्यू लॉ आया है, उसके तहत स्मोक डिटेक्टर्स आपने वेयर हाउस में लगाने ही लगाने। अगर कंपनी ने नहीं लगाए तो फिर कंपनी इसकी जिम्मेदार होगी। द कंपनी हैज नॉट येट इंस्टॉल्ड द स्मोक डिटेक्टर। अब कंपनी ने अगर ये नहीं लगाए तो क्या इम्पैक्ट हुआ? अगर आप देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है और यहां पर अंडर अ न्यू लॉ है, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फिट स्मोक डिटेक्टर्स एट दिस, द कंपनी हैज नॉट येट स्मोक द डिटेक्टर्स। अब क्या हुआ, जब आपने स्मोक का डिटेक्टर लगाए ही नहीं और आपने ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस जो थी वो आपने प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपने, यानी एक होता है पास्ट इवेंट जिसमें आप ये ले लेते हो मगर आपने वो इंस्टॉल नहीं किए, आपने ये कुछ भी काम नहीं किया, तो आप इसकी प्रोविजनिंग, यानी प्रोविजनिंग भी आप इसकी जो है ना रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते आप। मतलब इसलिए नहीं कर सकते रिकॉग्नाइज, ना तो आपने ये अभी एज अ ऑब्लिगेशन आपने ये बाय करा, ना ये आपके स्टॉक्स के अंदर है। अगर स्टॉक्स में आ गया तो आपने इसकी फिटिंग, यानी कोई अभी ये इवेंट हुआ ही नहीं है, कोई इवेंट नहीं है, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी आप इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बनाओगे, प्रोविजनिंग आप इसकी नहीं करोगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप इम्पैक्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये अभी आपने इसको एज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में आपने इसको एनकाउंटर ही नहीं किया, तो देयर विल बी नो प्रोविजनिंग फॉर दैट। ठीक है, मगर बाय लॉ यस, इफ यू गो बाय द बुक्स द कंपनी शुड हैव डन दैट। और कंपनी के ऊपर जब पेनल्टी लगेगी, अब इसके बाद कंपनी पे पेनल्टी लगेगी, अगर इंस्पेक्शन होती है और कंपनी पे पेनल्टी लगती है और फिर उसका आउटकम आता है कि ये आउटकम होगा, तब आपको फिर प्रोविजनिंग बुक करनी पड़ेगी आपको। ये अभी आप उसको बुक नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि अभी आप पे पेनल्टी नहीं लगी। प्रोविजनिंग जब होगा, जब वो इंस्पेक्शन होके ये आपके ऊपर जो है ना एनफोर्स होगा, देन इट इज ओनली गोइंग टू हैपन, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो आपने ये लिख दिया, ये मैंने बात आपको जो एक्सप्लेन की है, यू गॉट दैट पॉइंट? पॉइंट नंबर 3 की बात हो रही है। ठीक है, गुड हो गया भाई। ये आगे चले, फोर्थ पे आ जाइए।
on June 20, 2008, the board, board का मतलब जो है ना board of directors, the board decided to close down the household appliances division. How the decision was made public after June 30. आप उसको जो है क्लोज डाउन करने जा रहे हो, क्या क्लोज डाउन करने जा रहे हो? एक अप्लायंसेस का आपका डिवीजन है. However, the decision was made public after June 30. पब्लिक कर रहे हो आप जून 30 के बाद, और ये जून 20 को फैसला हुआ है कि आप क्लोज डाउन कर रहे हो, मगर पब्लिक को बता रहे हो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद, या यानी आपकी जो फाइनेंशियल ईयर है 30 जून है अगर, तो आप उनको बता रहे हो, पब्लिक कर रहे हो इसके बाद. इसके अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, रीस्ट्रक्चरिंग का पढ़ा होगा. ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग जब आप करते हो तो आप अपने एम्प्लॉइज को भी बताते हो, या आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हेन एवर देयर इज रीस्ट्रक्चरिंग जब होती है, तो रीस्ट्रक्चरिंग ये नहीं है कि आपने आपने इन्फॉर्म करना होता है. यू हैव टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉइज. यानी ये नहीं है कि एक बंदे ने फैसला कर लिया और ये आप एक रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए कंप्लीटली आप रीस्ट्रक्चरिंग में जा रहे हो. तो it has to be known to the company staff, it has to be known to the employees of the company as well, because there is a restructuring process. आपको आईएएस कहता है अगर आपने ये नहीं किया तो आप इसकी प्रोविजनिंग नहीं कर सकते एज पर आईएएस 37, क्योंकि जो आपका फैसला होने जा रहा है, डिसीजन, यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट द प्रोविजन ऑब्लिगेशन अनलेस आपने उसकी जो है ना रीस्ट्रक्चर को आपने या तो इम्प्लीमेंटेशन की बात की हो, या आपने जो है ना अनाउंसमेंट की बात की हो. या अनाउंसमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप, ये अनाउंसमेंट का मतलब आजकल ये होता है कि आपने कंपनी को, आपने ये एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म कर दिया वाया ईमेल, या आपने जो कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन निकलते हैं, वीकली वीकली पेपर्स निकलते हैं, न्यूज लेटर्स निकलते हैं, ठीक है, उनके मैगजीन निकलते हैं, वॉट एवर, आपने इन्फॉर्म किया हुआ था. ये अगर ये नहीं है, ये सब चीजें नहीं, और आपने एम्प्लॉय को ईमेल के थ्रू, हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपने नहीं किया और सिर्फ चंद लोगों को पता है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी द प्रोविजन. आप इसका प्रोविजन मार्क नहीं करोगे आप. ठीक है, और ये हो रही है बात विद रेफरेंस टू आईएएस 37. और अगर आप कर दोगे, मैं एग्जांपल कर दिया, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना अफेक्ट हो गई, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था आपको. तो आपको आईएएस जो है ना अलाउ नहीं कर रहा आपको इस चीज के अंदर. फॉर पॉइंट नंबर 4, ये जो मैंने आपको बात बोली है, यू गॉट दैट पॉइंट? यस, ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, यू ऑल गॉट दैट पॉइंट? आगे बढ़े आगे. यस, ओके. आई होप कि सब ने ये सब लोगों ने स्टैंडर्ड पढ़े होंगे, और अगर नहीं पढ़े और अभी आपके एग्जाम में थोड़ा टाइम है, तो स्टैंडर्ड को तेजी से पढ़ना शुरू कर दे. टाइम लगाएं, स्टडीज के अंदर टाइम लगाएं. अच्छा, पॉइंट नंबर 5 पे आए. The company has a large warehouse in Lahore which was acquired under a 3-year rent agreement signed on April 1st, 2007 को agreement sign हुआ. The agreement is non-cancelable and the company cannot sublet the warehouse. Company sublet नहीं कर सकती. What is sublet? जैसे मेरा घर है और मैंने घर दिया हुआ है, या मैंने अपना फ्लैट दिया हुआ है किसी शख्स को जो है ना रेंट पे, उसने क्या किया, उसने आगे किसी को सबलेट कर दिया. नहीं कर सकते आप ये लीगली नहीं. तो यहां पर भी ये कह रहा है कि आपके एग्रीमेंट में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आप जो है सबलेट की बात करें. हाउएवर, ड्यू टू ऑपरेशनल डिफिकल्टी द कंपनी शिफ्टेड द वेयरहाउस टू अ न्यू लोकेशन. कंपनी ने वेयरहाउस को एक दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया है. तो इसमें क्या इंपैक्ट होगा, ये अगर आप देखें, इस पॉइंट को अगर आप पढ़ें, तो ये बन जाते हैं. और आपने अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का, एक सेकंड पहले मैं चैट देख लूं. हाँ, अगर ये आपने जो है ना किया हुआ होता, अगर आप इसको इन्फॉर्म कर देते एम्प्लॉयज को, पब्लिकली ये इन्फॉर्म्ड होता, तो आप इसकी प्रोविजन मेंटेन कर लेते आप. अच्छा, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 5 पे आ जाओ. 5 पे अगर आप देखो, तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका कहलाते हैं ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं. ठीक है, ऑनरस, ONEROUS. ठीक है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं ये. अच्छा, ऑनरस
अच्छा, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट को आपने ये पढ़ना है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट का आईएस है उसके अंदर भी जो है ना ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं, कैसे होते हैं। जब उसकी कॉस्ट आपकी कवर नहीं होती है, रिकवर नहीं हो पाती है, तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वो आपने पढ़ना है। ठीक है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट और जो है ना ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट अगर होंगे वो कहलाते हैं जो है ना अनअवॉइडेबल कॉस्ट। ये आपकी जो है ना अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है। Therefore, the company is going to recognize the provision किस पे, जो है ना अनअवॉइडेबल कॉस्ट पे, कि ये कॉस्ट ऐसी है जो है ना अनअवॉइडेबल कॉस्ट है बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू अ रेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने जो है ना ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट को इसके अंदर पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि जो है ना ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी सवाल आए और एग्जामिनर के कमेंट ये थे कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही स्टूडेंट को पता नहीं था कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट को आपने पढ़ लेना है, ये आपको मैं होमवर्क के अंदर दे रहा हूँ। ऑनरस है ONEROUS, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता चलेगा ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, जब आपकी कॉस्ट कवर नहीं हो पाती, क्या कंडीशंस होती हैं। जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ। A 15% of cash dividend was declared on July 5th। ये तो क्लियरली बात हो रही है। ये अगर आप जो है ना IS-1 को देखें, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप देखें, तो वो द डिविडेंड्स कैन नॉट बी recognized in the financial statement। why? because आपका जून 30 निकल गया है, अब ये आपका जून 5 पे आप चले गए। तो आप जून 30 तो आप आगे, यानी या आपके अगले फाइनेंशियल्स की बात हो रही, तो आप जो है डेफिनेटली इसका प्रोविजनिंग, यानी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको एज अ प्रोविजन फॉर पेमेंट या पेबल अभी आप एज अ कैश डिविडेंड नहीं दिखा सकते बिकॉज द जून 30 हैज बीन पास्ड एंड वी आर डिक्लेयरिंग इट ऑन जुलाई 5th 2008। और ये आपका IS-1 भी इस पे पार्शियली आ जाता है, जिसके अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और उसने इस टॉपिक को बड़े ही डिटेल अंदाज में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आपने, ये प्रेपरेशन आपने कर लेनी है। अच्छा, आपने जो है ना IFRS 8 भी आप लोगों ने पढ़ा होगा होपफुली। वो पढ़ लीजिएगा। IFRS 8 जो है ना ऑपरेटिंग सेगमेंट्स क्या होते हैं, CGUs क्या होते हैं, ये अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इस पे भी आ रहे हैं सवाल, आ रहे हैं। और ये सवाल आप पे क्यों आ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स तो कॉस्ट अकाउंटेंट का एक मेजर पार्ट भी है अगर आप देखें, क्योंकि हम सेगमेंटल एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं तो सिर्फ समझाने के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी बनती है, जो है ना इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, वो तो हम पूरी कॉम्प्रीहेंसिव, यानी सेल होती है, टोटल होती है। मगर जब हम सेगमेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिविजनल एनालिसिस करते हैं, डिविजन्स की एनालिसिस करते हैं। तो वो आपने जो है ना IFRS 8 के अंदर कैटेगोरिकली बताया हुआ गया है कि सेगमेंट होगा क्या है। हम सेगमेंट किसको बोलेंगे, आपके और मेरे लिहाज से बनेगा नहीं, सेगमेंट नहीं बनेगा कि जैसे हम चाह रहे हैं हमने बना ली सेगमेंट। सेगमेंट को देखना पड़ेगा कि वो कैश फ्लोइंग, या, यानी कि वो कैश, वो जो CGU है या नहीं है, कैश कैश जनरेटिंग यूनिट्स है नहीं है, फिर उसके अंदर कंडीशंस क्या है। तो ये सारी कंडीशंस आपको मिलेंगी IS और IFRS में। इसीलिए मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, और आप लोगों को भी इसका ऑलरेडी पता है कि IS और IFRS में, और आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा वहां पर, तो उन्होंने भी आपको बताया होगा ये कि ये IS और IFRS पढ़ना, स्पेशली फंडामेंटल में आपने नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं है, मगर ये वाला जो पेपर है आपका और जो इसके बाद वाला पेपर है जो है ना एडवांस का वर्जन, उसके अंदर डेफिनेटली स्टैंडर्ड के बगैर पेपर को निकालना आसान नहीं होगा। वो इत्तेफाक होगा कि स्टैंडर्ड, मगर ऐसा बनेगा नहीं पेपर कि जिसमें स्टैंडर्ड के ऊपर सवाल ही नहीं होंगे आपके, या बहुत ही कोई ऐसा सब वो होगा पेपर बन गया कि जिसमें आपने पास कर लिया, उसमें स्टैंडर्ड के बहुत ही कम सवाल पूछे गए। और दूसरी बात जो कल मैंने बताई थी आपको बात, जब आप IS-7 करोगे तो उसके साथ हर सवाल को डायरेक्ट मेथड से जरूर सॉल्व करना, क्योंकि पास पेपर के अंदर स्टूडेंट्स की प्रेपरेशन थी डायरेक्ट मेथड की, डायरेक्ट मेथड के ऊपर सवाल आ गया और वहां पर मेजॉरिटी नहीं कर पाए। वो सवाल इतना आसान था, मगर क्योंकि वो कभी फॉर्मेट को देखा ही नहीं था तो पता ही नहीं था उसमें करना क्या है। जब फॉर्मेट आपने देखा हुआ होता है, पढ़ा हुआ होता है, तो आप एग्जाम के अंदर सवाल को मूव कर लेते हो आप, तो वो फिर ये मसला हो जाता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब आ जाइएगा इस शीट पे आ जाइए और ये पढ़ें, ये देखें, ये IFRS 15 का सवाल है, जरा इसको पढ़ लें। Define the term performance obligation and state the criteria which should be met if goods or services promised to a customer are to be considered as distinct। ये purely IFRS 15 की definition है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की, प्योर
अगर जिसने ये स्टैंडर्ड को नहीं पढ़ा, आपको पता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में हमने स्टेप्स भी दिए थे, स्टेप्स थे पूरे, तो वो स्टेप्स और वो चीजें आपको यहां पर लिखनी है अपने ओन वर्ड्स के अंदर। और वही वाली बात क्या, अगर आपने इधर फालतू बातें लिखी उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां पर उसने बोला है कि ए बी सी आपने जो आंसर करने हैं वो आपने IFRS 15 को देखते हुए आंसर्स करने हैं आपने। अगर आप इधर उधर की बात करोगे इसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा। नाउ यू नीड टू राइट द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आप लिखो और मुझे दिखाओ यहाँ पर। आप ये सवाल को पढ़ो और इसी तरह से, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 का आंसर दो, पॉइंट नंबर ये ए का आंसर दो, बी का आंसर दो, सी का आंसर दो। ये आप लोग बनाओ, आंसर इसके बनाओ, ताकि मैं ये चाह रहा हूँ ये मैं अपने सामने ही करवा लूँ आपको। और कल का जो हमारा होगा बेसिकली क्लास होगी, कल कल हम ज्यादातर स्टैंडर्ड्स करेंगे। कल की हमारी मेजॉरिटी क्लास के अंदर हम स्टैंडर्ड्स के ऊपर डील करेंगे कल। ठीक है, तो कल मैंने कहा, मैंने ये सोचा था प्रैक्टिकल सवालात पहले हम लोग आज ये यानी हम लोग ज्यादा कर लें, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड पे आते हैं। तो ये आप लोग करें। मैं थोड़ा सा पॉज दे रहा हूँ आप लोगों को बीच में, 5 मिनट का पॉज दे रहा हूँ मैं आपको, 5-6 मिनट का। तो 5-6 मिनट के अंदर इसको पढ़ें और इसको जो है ना जो है ना IFRS अपने सामने भले खोल लें, आप कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग कर रहे हैं ना। ये खोल लें, IFRS खोल लें, और उसके बाद ये इनके आंसर्स आप लिखें बाकायदा। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए ना जो है म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को।
हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों ने जो है ना आंसर्स बना लिए होंगे इसकी। सिर्फ अब आपने ये करना है कि जो मैं आपको बताते जाऊंगा ना, वो अपने आंसर्स को आपने उससे कंपेयर कर लेना है बस, ठीक है। कंपेयर कर लें कि क्या क्या फाइंडिंग्स हैं। अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ये बता दें चैट के ऊपर, बता दें जरा मुझे कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। इस ठीक है। ये आप लोगों को जो बताऊंगा ना मैं, सिर्फ आपने जो है मैच कर लेना है वो। पहले मैं बात कर रहा हूँ ए की, ठीक है। जो आपके पास चीजें इंफॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड में है वो तो आप लोग डालोगे होपफुली, वो आपने पढ़ा हुआ वो योगा डालोगे। मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स, आपको बता रहा हूँ सिंपली, तो आप इसको अपने ओन वर्ड्स के अंदर जो है ना इलेबरेट कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले तो आप बताओगे यार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्या चीज। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ये एक प्रॉमिस है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिस है। वो आप पहले बताओगे कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज आप कैसे करोगे, वो आप पहले लिखोगे, ये बताओगे। फिर आप बताओगे कि जो है ना गुड्स सर्विसेज क्या है, बंडल ऑफ गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, उसके अंदर डिस्टिंक्ट ये आइटम क्या है। ये मैं सारी स्टैंडर्ड की बातें बता रहा हूँ जो अपने लिहाज से नहीं बता रहा। फिर कि सीरीज ऑफ गुड्स या सर्विस, सीरीज ऑफ कोई जो है ना डिस्टिंक्ट गुड या सर्विसेज अगर हैं तो वो आप उसके बारे में लिखोगे, ठीक है। और अगर उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के स्टेप्स हैं, वो आप इसके अंदर स्पेसिफाई करोगे। और जब तक आपके गुड्स या सर्विसेज आपको ट्रांसफर नहीं होती, वो आप वो उसके बारे में आप पूरा इन्फॉर्म करोगे। यानी कि आप इसको, अगर मैं इसको वर्ड्स में अपने मैं स्टार्ट करूं तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन basically is a promise to a customer, ठीक है। प्रॉमिस किया कस्टमर से टू ट्रांसफर द गुड्स और सर्विसेज टू देम। अब फिर आप इसके बारे में लिखोगे कि जो है ना गुड्स और सर्विसेज क्या है, वो लिखोगे। फिर लिखोगे कि a goods or service which is a bundle of goods or service और there is a distinct item in that, वो आप लिखोगे। फिर बताओगे कि यार कि सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक होती है वन टाइम सर्विस होती है, एक होती है सर्विस जो कि आप गाड़ी, जैसे गाड़ी है, गाड़ी आपकी 2 महीने चल गई या 1000 किलोमीटर चले गई, तो आपने फिर उसको सर्विसेज आप दे रहे हो, जो ना ऑयल चेंज करना, गाड़ी का फिल्टर चेंज करना, क्लीनिंग करना, गाड़ी की सर्विसेज गाड़ी करना। तो वो चीजें बंडलिंग किस तरह हो रही है सर्विसेज की। सर्विस पे अगर आप कोई ऑफर दे रहे हो, कूपन दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, वो आप पूरा बताओगे। फिर किस तरह से हम गुड्स और सर्विस अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में क्या क्या चीजें हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट का ऑलरेडी पार्ट है, वो आप कैसे इंश्योर करोगे कि वो आप सारी चीजें एज पर कॉन्ट्रैक्ट आप दे दो। क्योंकि अगर नहीं दोगे आप, तो आपका राइट नहीं है, राइट टू आस्क द मनी। आप कस्टमर से पैसे नहीं मांग सकते, कलेक्शन नहीं मांग सकते, कैश फ्लो की बात नहीं कर सकते आप, जब तक कि आपने अपनी ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई नहीं किया। तो आपने स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है कि ऑब्लिगेशंस आपने कैसे सेटिस्फाई करनी है, क्या क्या गुड सर्विस उसमें बंडलिंग कैसे करते हैं, उसकी डिस्काउंटिंग कैसे होती है। प्रेजेंट वैल्यू के अंदर भी मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट वैल्यू में अगर है तो उसको किस तरह से आप लेके चलोगे इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, ये सारी चीजें आप बताओगे। और बेसिकली दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड एक्सप्लेन इट इन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो आप जब ये स्टैंडर्ड जब आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को बेहतर तौर पे लिख सकते हो। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। ECL has entered into a contract। अब देखो ये स्पेसिफिकली जो मैंने आपको 2-3 सवाल कराया, अब आप सोचो यही एग्जाम में लग जाते हैं इस टाइप के, ये तो नहीं आने एग्जाम में, इस टाइप के सवाल एग्जाम में आ गए। अब आपके 3 सवाल थ्योरी के लग गए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, पेपर हाथ से आपका स्लिप हो जाएगा पेपर, अगर आपने स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा। अगर 3 सवाल लग गए ना आपके, जिसके 6-6, 7-7, 8-8 मार्क्स चल रहे हैं, 23-24 मार्क के इस तरह के सवाल लग गए आपके, 25-30 मार्क के भी सवाल लग गए, पेपर निकल गया आपके हाथ से। या अगर आपने स्टैंडर्ड नहीं पढ़े, क्योंकि 50 नंबर पासिंग है, 50 नंबर तो उनके लिहाज से पासिंग है कि जो आपका मार्कर है, जो पेपर चेक कर रहा है। आपने अगर 60 नंबर का पेपर किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 60 नंबर का आपने पेपर सही किया, हो सकता है आपने 30 नंबर का पेपर ठीक किया हो। तो इसीलिए जो है ना अटेम्प्ट आपने पूरा करना है, उसमें से मेक श्योर करना है कि 55-54 मार्क का आपका 100% सही हो, ये इंश्योर के साथ जाना है। तो इसीलिए आपने यू कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ शनिंग, यानी ये आप स्टैंडर्ड को पढ़ो नहीं, ये यू विल बी टेकिंग अ हाई रिस्क। इवन अगर 25-30-35 मार्क के भी अगर थ्योरी टाइप के सवाल आ जाते हैं 100 नंबर में से भी, देन स्टिल यू विल बी इन अ ट्रबल देन, ठीक है। तो ये आपके 1/3 मार्क्स पे भी, अगर 1/3 से भी कम मैं कह रहा हूँ,
मैं कह रहा हूँ 1/3 से भी 1/3 का तो मतलब हो गया 33% मार्क्स आ गए ना, 33 मार्क्स। मैं कहता हूँ 25 मार्क के भी अगर सवाल आपके आ गए ना इस टाइप के, जिसमें स्टैंडर्ड को फोकस करने लग गया वो, तो यू विल फाइंड, क्योंकि अब आप पेपर करने जा रहे हो 75 मार्क का, क्योंकि 25 मार्क का अगर आपने स्टैंडर्ड को बिल्कुल छोड़ा हुआ, आपने, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने नहीं किया इस तरह से, तो अब आप 75 मार्क का जो है ना अटेम्प्ट करने जा रहे हो पेपर, तो आप सोच लो कि आप कहाँ फंसोगे फिर आप। तो इसीलिए डोंट टेक दैट टाइप ऑफ अ रिस्क। अच्छा, बी पे आ जाओ। ECL has entered into a contract with Kashif Brothers या Kashif Builders for construction of a residential project, including supply of construction material, architecture services, engineering, and site clearance. ECL and its competitors provide such services separately also. वो इसके अलावा वो separate services भी आपको देते हैं। ये भी आपका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन से ही है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात हो रही है। The services that are being performed under the contract are basically जो है ना identified as a separate services to the customers, and that has to be taken as separately. ये यानी कुछ आपकी सर्विसेज ऐसी होंगी कि आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका बात करते हो, कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज हर कस्टमर की तो एक जैसी नहीं होंगी। आप हर कस्टमर को गुड्स तो आप सेम दोगे, आप जो गुड्स आपके पास है जो आप सेल कर रहे हो, मगर कुछ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हर एक की तो नहीं होती, सेम होती है। तो फिर आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दैट कस्टमर, विद रिस्पेक्ट टू दैट क्लाइंट, विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो तो हर प्रोजेक्ट डिस्टिंक्ट और डिफरेंट है, उसके जो है ना डिलीवरेबल्स हर प्रोजेक्ट के एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी है, डिफरेंट भी है। तो आपने उस पर्सपेक्टिव में भी देख के चलना है आपने, कि यहाँ पर ये नहीं है गुड्स और सर्विस आपने सबको एक जैसी दे दी। स्टैनले स्टैनले ड्राई क्लीनर की आपकी शॉप है फॉर एग्जांपल, आप सबको एक ही तरीके की गुड्स दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज वही आप इस्त्री कर रहे हो और सर्विसेज आप दे रहे हो। यहाँ पर वो बातें नहीं, यहाँ प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। या अगर आईटी बेस के प्रोजेक्ट्स अगर आप कर रहे हो तो हर प्रोजेक्ट के जो है ना डिलीवरेबल्स टोटल डिफरेंट होते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, जो एक दूसरे से मैच भी नहीं करते। और जो उसके सब प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी एक ही क्लाइंट है, उसके डिफरेंट सब प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब प्रोजेक्ट्स के भी डिलीवरेबल डिफरेंट टोटल हो सकते हैं। तो आप अगर वो जो है ना डिलीवरेबल्स परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं करोगे, सेपरेटली हैंडल नहीं करोगे, आप एक बाटा बाटा मार्केट लेके चलोगे ये हर एक के लिए, तो वो यहाँ पर इस टाइप की इंडस्ट्री के लिए वो काम नहीं करेगी। तो आपके परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होने चाहिए डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट होने चाहिए विद रिगार्ड टू द डिलीवरेबल्स, क्योंकि उसकी बेसिस पे आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल एक आईटी प्रोजेक्ट आपने लिया हुआ है, उसके होंगे स्पेसिफिक जो है ना डिलीवरेबल्स होंगे, जब आप ये करके दोगे तो पैसे मिलने हैं। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आपके वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी कि सर आपने तो हमें ये चीजें, तो ये हमने कॉन्ट्रैक्ट में आपसे ये बात की थी और कॉन्ट्रैक्ट में हमने कैटेगोरिकली बता दिया था कि दीज आर द एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स। अगर वो आप हमें नहीं देते तो नहीं, तो इसका मतलब है सब प्रोजेक्ट के भी डिलीवरेबल डिफरेंट हो सकते हैं, और विद इन द सेम कंपनी एक प्रोजेक्ट का दूसरा प्रोजेक्ट एक ही कंपनी में भी डिफरेंट हो सकता है और उसके डिलीवरेबल टोटली डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो एस्पेक्ट आपने इसमें पूरा डालना है और वो आपने लिखना है पूरा एस्पेक्ट आपने। ये मैंने एक्सप्लेन करी, ये जो मैंने पॉइंट आपको बताया है, यू ऑल गॉट दैट एक्सप्लेनेशन। ये जो मैंने बात बताई आपको, यहाँ पर बता दो मुझे यस, कि अगर समझ में आ गई ये बात, ये सारी आपको। यस, और स्टूडेंट बता दें मुझे कि ये बात जो मैंने एक्सप्लेन की है ये आपको समझ में आ गई है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ के अंदर हो, जब आप प्रैक्टिकल में आओगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स होते क्या हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हर कंपनी की, हर कस्टमर की डिस्टिंक्ट और डिफरेंट टोटली हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोजेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस यू आर डीलिंग विद, आप किस टाइप का आपका बिजनेस है। तो आप जो है ना IFRS 15 जो आपका लगेगा वो किस तरीके से लगेगा, वो टोटली आउटकम उसका डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले आपको करते हैं BPR करते हैं, वो कहलाता है बिजनेस प्रोसेस रिव्यू। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। आप जो कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत जबरदस्त हो, आप जो प्रोसेस कॉस्टिंग आपकी बड़ी जबरदस्त है, बैच कॉस्टिंग आपकी जबरदस्त है, आप एग्जाम के सवाल ठकाठक सॉल्व करते हो, मगर जब आप किसी जो है ना इंडस्ट्री में जाते हो, जब तक आपने BPR नहीं किया, बिजनेस प्रोसेस आपको पता ही नहीं है, आप कॉस्टिंग नहीं कर सकते, आपकी जितनी भी अच्छी कॉस्टिंग क्यों ना हो आपको, क्योंकि आपको बिजनेस प्रोसेस नहीं पता।
सीमेंट इंडस्ट्री का बिजनेस प्रोसेस एक शुगर इंडस्ट्री से टोटली डिफरेंट है। उन दोनों के ऑब्लिगेशंस, उन दोनों के उनके के जो आउटकम डिलीवरेबल्स टोटली डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट है, तो आप वो नहीं कर सकते। आप ये जो मैंने बातें आपको एक्सप्लेन की हैं, यू ऑल गॉट दैट पॉइंट? तो मुझे बता दो चैट के अंदर यहाँ पर, ताकि हम आगे बढ़ जाए। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। तो ये चीजों को जहन में रखें, जब भी आप कोई भी चीज पढ़े ना, तो उसको हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम से पढ़ने की आदत डालो। ये नहीं कि बिल्कुल उसको बिल्कुल स्मॉल जो है ना आस्पेक्ट में पढ़ रहे हो, बिग आस्पेक्ट में पढ़ो आप। तो मैंने आपको एग्जांपल दी, आपको कॉस्टिंग अच्छी आने के बावजूद आपको जब तक बिजनेस प्रोसेस नहीं पता, आप उस सिस्टम की कॉस्टिंग कर ही नहीं सकता, बैठे रहोगे, आप कुछ नहीं कर सकता। जब तक कि बीपीआर आपके साथ होगा नहीं, बिजनेस प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा, डिपार्टमेंट्स के प्रोसेसेस क्या है वो आपको पता चलेंगे, तो आप उसकी कॉस्टिंग करोगे, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको पहले, सबसे पहले यही बात कही जाती है, जो है ना ऑडिट में भी जब जाते हो, कहीं भी आप जब जाते हो, तो पहले आप कंपनी को पहले 3 महीने 6 महीने समझते हो पहले आप, कि इसके प्रोसेसेस है क्या है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, करना क्या है मुझे। ये नहीं है कि आप क्या हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग मेरी अच्छी है, जाके प्रोसेस कॉस्टिंग पता चला प्रोसेस कॉस्टिंग वहां इस्तेमाल ही नहीं हो रही, बाद में मालूम चला बैच कॉस्टिंग लग रही है, वहां पर आप करने जा रहे हो कुछ और ही काम करने जा रहे हो, जो कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे आपको। तो ये सब चीजें आपको पहले समझनी पड़ती है, देखनी पड़ती है आपको। अच्छा, अब आ जाओ सी पे। eSolution Limited, a software developer, entered into a 2-year contract with a customer to provide software license, including future software updates and post-implementation support services. अब देखो ये aspect अलग है बिल्कुल, वो उससे ऊपर वाले से अलग है। The customer license would be remain functional even if it updates and post-implement and support services are discontinued. अब देखो, इसके लिए तो जरूरी क्या होता, ये इस एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हरगिज जरूरी ये नहीं है कि आपने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया हो तो आपको ये पता चलेगा। अगर ये 4 लाइंस आप पढ़ें, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा ये एक्चुअली बात क्या हो रही है। सबसे पहले तो हम जब सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करते हैं, तो हमें पता होता है लाइसेंसिंग है, एक होता है जो है ना रेंटल सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हर महीने हम सर्विसेज ले रहे हैं, हम उसका रेंट पे कर रहे हैं। एक होता है लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर, लाइसेंस की एक फीस होती है, वन टाइम फीस होती है, पर मंथ फीस होती है, क्वार्टर फीस होती है, वॉट एवर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस आपका है या नहीं है, सॉफ्टवेयर जो है, अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट्स या पैचेस, जिसको हम अंग्रेजी में पैचेस बोलते हैं, वो पैचेस में क्या होते हैं, पैचेस के अंदर जब, या आपको इसका आइडिया नहीं, आई डोंट नो, पैचेस क्या होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, कि कोई भी नया वर्जन जो है ना अपडेट हुआ, तो पिछला वर्जन जो है ना अपडेट हो जाता है, उसके अंदर कोई अगर बग्स है या कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया है, तो वो ऑटोमेटिकली नए पैच के अंदर या अपडेट्स के अंदर सेटल हो जाता है। जैसे आप घर पे या अपने जो है ना कंप्यूटर लैपटॉप में जो है ना अपडेट्स होते हैं, वो अपडेट आप ज्यादा अरसे के लिए नहीं करोगे अपडेट, तो वायरस जो है ना इम्पैक्ट करेगा सॉफ्टवेयर को, और आपके हार्डवेयर की परफॉर्मेंस भी आपकी स्लो हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, वक्तन फवक्तन अपनी मशीन को जो है ना, आप जो है ना अपडेट करते रहते हो, ताकि आपकी मशीन एकदम स्लैक ना कर जाए, एकदम बैठ ना जाए मशीन आपकी। तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है ना अपडेट्स हो सकते हैं, सपोर्ट सर्विसेज हो सकती हैं, सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं आपके, कि हम आपको सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स में ये देंगे, ये प्राइस होगी उसकी की सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। अच्छा, इसके अलावा आपने इसके साथ साथ देखना है कि सॉफ्टवेयर का लाइसेंस अगर डिलीवर्ड हो रहा है या डिलीवर नहीं हो रहा, वो आपने देखना है। उसकी फंक्शनैलिटीज क्या है, उसके जो है ना अपडेट्स क्या है, उसकी टेक्निकल सपोर्ट है या नहीं है, उसकी अगर टेक्निकल सपोर्ट है तो उसकी टेक्निकल सपोर्ट कैसे है। ठीक है, कस्टमर्स को जो हम सर्विसेज जो दे रहे हैं, और इसके अलावा हम कस्टमर्स को क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, यानी ये सब चीजें हमने सॉफ्टवेयर की जो है ना एग्रीमेंट के अंदर, यानी ये हमारी ऑब्लिगेशंस हैं जो कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर ये जो चीजें मैंने आपको सारी बताई हैं, अगर ये आप नहीं डिलीवर कर रहे कस्टमर को, तो आपका राइट भी नहीं है कि कस्टमर से आप कलेक्शंस या कैश फ्लो की आप बात करेंगे, इस पे आप नहीं बात करोगे आप। तो इसका मतलब है कि ये सारी सर्विसेज आपको देनी होंगी,
और ये आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के पार्ट में आती हैं, जिसके अंदर आपके अपडेट्स हैं, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आपके अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप क्या क्या कर रहे हो, जो डेवलपमेंट कर रहे हो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। इसीलिए कहते हैं पहली चीज इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन है। जो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका सही नहीं बना हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वेट प्रॉपर नहीं हुआ हुआ है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपको इनहेरिटेड प्रॉब्लम बहुत सारी आएंगी। तो जब आप ये जब आप अच्छी तरीके से पढ़ोगे जो है ना IFRS 15 को जाके डिटेल के अंदर, जब हम पढ़ने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आपने इसको रीड कर लिया, रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने उसको रीड 10 दफा भी किया उसका एक फायदा, एक धेले का फायदा नहीं है अगर आपने उसको जो है ना अंडरस्टैंडेबिलिटी के साथ नहीं पढ़ा। तो रीडिंग बार बार करने से कुछ भी नहीं होगा अगर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग साथ नहीं होगी। तो आई होप कि आप साथ साथ उसको भी पढ़ रहे होगे और उसको जो है ना अंडरस्टैंड कर रहे होगे आप। ठीक है, ये वाला पार्ट यहां तक हमने कर लिया। अच्छा, 4-5 मिनट रह गए तो एक बात कर ले, यहाँ पर कर लेते हैं। कोई अगर क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप वो कर ले मुझसे पहले। यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर कोई सवाल है तो वो मुझसे पहले पूछ लें आप, क्योंकि मैं कोई अभी भी नया टॉपिक स्टार्ट करवा वो नहीं सकता, क्योंकि आपकी फिर क्लास है इसके बाद फौरन। हाँ जी, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आप लोगों को, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल इंशाल्लाह मैं एक और सवाल कराऊंगा आप लोगों को, और वो जो टॉपिक है वो मैं बता देता हूँ आपको। खैर कल तो मेन हमारा जो है वो स्टैंडर्ड्स होंगे हमारा। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड होगा, उसके अलावा मैं देखूंगा क्वेश्चन, अगर हमें वो टाइम फ्रेम मिलता है तो हम देखेंगे, फिर देखते हैं इसको आगे। तो ये अब आप लोगों ने क्या करना है, ये अब अच्छा, आप लोग एग्जाम है कब, व्हेन इज योर एग्जाम, आपके एग्जाम स्टार्ट कब हो रहे हैं? यहाँ पर मुझे बता दो, चैट में बता दो, जो है ना FACR का पेपर कब है आप लोगों का? 20 नहीं, 23 अक्टूबर तो ऑनवर्ड से तो क्लास यानी आपके वो स्टार्ट हो रहे हैं यानी एग्जाम। ये FACR का पेपर कब है? अभी भी आप देखो, अगर 23 तारीख को भी रखते हो तो आपके पास अभी भी 16-17 दिन है, यानी कम से कम आपके पास समझो कि 20 दिन है आपके पास। और इस 20 दिन में प्रेपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। तो आपने अब ये जो होता है टाइम, ये 15 दिन का, 16 दिन, 18 दिन का ये टाइम होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो इस टाइम में अपने आप को सॉलिड कर लो, और स्टैंडर्ड्स को जरूर कर लेना। ये आपको मेरी बात याद आएगी, एग्जाम के अंदर याद आ जाएगी आपको। अगर आपने स्टैंडर्ड पढ़े होंगे तो भी याद आ जाएगी आपको ये वाली बात, और नहीं पढ़े होंगे तो भी याद आ जाएगी आपको बात ये, कि मैंने क्यों नहीं पढ़े स्टैंडर्ड, सर ने मुझे इतनी दफा बोला था, मैंने फिर भी स्टैंडर्ड नहीं पढ़े। तो स्टैंडर्ड्स आपको हर सूरत में पढ़ने होंगे आपको। और AFACR का जो पेपर है उसमें और ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे आपको स्टैंडर्ड। तो कोई स्टैंडर्ड जो आपके एग्जाम सिलेबस में लिखा हुआ है, दिया हुआ है, वो आपने नहीं छोड़ना है। आपने वो आपने सारे स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है, समझ के पढ़ना है आपने। ठीक है, आपने पढ़ भी लिए होंगे, अगर फर्स्ट करो 2-4-5 स्टैंडर्ड अगर बाकी भी रह गए, इन केस अगर रह गए, तो वो आपके पास इतना टाइम है कि आप वो कर सकते हो आप। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पर जो है ना अख्ताम करते हैं, फिर इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग टुमारो। तो इंशाल्लाह विल बी डीलिंग, और ये देखें, मैं आप लोगों के सामने सेव करते जा रहा हूँ ये सब। ये मैं आपको कल की क्लास के अंदर मैं आपको जो है ना मेक श्योर करूंगा कि जब हमारी कल की क्लास हम लोग फिनिश कर रहे होंगे कल की क्लास, तो मैं उस जो कल की क्लास तक के टॉपिक मैं आपको पहले दिखाऊंगा इसके अंदर, और फिर मैं ये आप लोगों को ईमेल कर दूंगा। राइट, ये बात जो मैंने कही आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई ये बात, ये सब लोगों को, सारे स्टूडेंट्स को? ठीक है, ओके, ठीक है, दैट्स इट। विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ें अभी, और अभी आपकी जो क्लास है वो आप लोग क्लासेस लें, और फिर इंशाल्लाह फिर हम देखते हैं इसको आगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।